हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज है आपका चैप्टर नंबर 14 इस बुक का 7th एडिशन में। नई बुक में ये हो सकता है पुरानी बुक किसी के पास होगी, उसमें पुरानी बुक में पुराने एडिशन में इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 13 बोला जा रहा है, पर नए एडिशन में जहां पे नए चैप्टर जुड़ गए हैं इसको 14th बोल रहे हैं। फेडरल सिस्टम, फेडरल स्कीम, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है सर, जब एक बार इसके फीचर हमने पहले देख लिए। तो ऐसा होगा कि आगे आने वाले चैप्टर जो होंगे उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस आएंगे, उसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस आएगा, उसमें जीएसटी काउंसिल आएगा। तो बहुत सारे जब आपको सेंटर और स्टेट के तालमेल समझने होंगे, उसके लिए जरूरी है एक बार फेडरल सिस्टम हम समझ लें। पर भैया फेडरल सिस्टम क्या है, कहां से उसका उत्थान हुआ है, क्या चीज है सर? फेडरल वर्ड, फेडरल जो वर्ड आया है ये आया है फेडरेशन से। अब फेडरेशन का एक लैटिन वर्ड होता था ओरिजिनल, जिसको हम बोलते थे फोडस। ये लैटिन में रोमन लोग इसको यूज करते थे, लैटिन लैंग्वेज थी। इसका मतलब होता था ट्रीटी, हाथ मिलाना, अलायंस करना, अग्रीमेंट करना, हाथ मिला के एक डॉक्यूमेंट साइन करके, या मुंह जबानी भी बोल के। उस समय तो इतने डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा, बस बोल दिया और बात की वैल्यू है। तो अब उस एग्रीमेंट को वो लोग कहते थे लैटिन में फोडस। फोडस वर्ड हमने आज उसको तोड़ते तोड़ते इंग्लिश में फेडरेशन बोला, फेडरल बोला, ये सब बोलना शुरू किया। ये क्या है? अब मॉडर्न टाइम्स में फेडरेशन जो होगा, ये एग्रीमेंट है एक ऐसे नए पॉलिटिकल डायमेंशन में, नए पॉलिटिकल इसमें एरा में, और इसमें हम कहते हैं फेडरेशन माने एक ऐसी ट्रीटी, एक ऐसा समझौता, ऐसा अग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। क्या यूनिट्स हैं? यूनिट्स माने एक छोटी टुकड़ी, कैसी भी, चाहे वो बड़ी, चाहे बहुत बड़ी बॉडी हो, चाहे छोटी बॉडी हो, पर अपने आप में एक टुकड़ा है, वो प्रॉपर है। अब बड़ी बॉडी का मतलब हो गया एक नेशनल गवर्नमेंट पॉलिटिकल डायमेंशन में। नेशनल गवर्नमेंट माने जो बिल्कुल राष्ट्रीय सरकार है, सबसे बड़ी सरकार है, ऊपर की सरकार है। तो या तो नेशनल सरकार एक तरफ होगी, एक तरफ होगी रीजनल सरकार। रीजनल माने इसको हम बोलेंगे प्रोविंशियल, बोल लो आप इसको, प्रांतीय, जैसे पहले प्रोविंस होते थे। तो उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का आज जाके हम उनको कहते हैं कि रीजनल सरकारें हैं, ये स्टेट सरकारें हैं, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यहां का हम ये देखते हैं कि रीजनल सरकारें और नेशनल सरकारें ये बीच में आपस में तालमेल कैसे कर रही हैं। या तो यूनिटरी फॉर्म में कर रही होंगी, या ये फेडरल फॉर्म में कर रही होंगी। सर ये क्या है? ये दोनों आपने नई क्लासिफिकेशन दे दी है। तो ये सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ढूंढा है, समझा है कि वर्ल्ड में कई तरह से डेमोक्रेसियां फंक्शन कर रही हैं। ऐसी कुछ डेमोक्रेसी होंगी जो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह चल रही होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो फेडरेशन ऐसे चल रही होंगी। तो यूनिटरी से हमें एक चीज समझ में आ गई, यूनिटरी माने यूनियन, सिंगल, वन, यूनिटी, इसकी बात हो रही है। कोई जो होगा वो एक ही होगा, उसके पास सारी की सारी पावर्स होंगी। नेशनल सरकार के एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट दो तरह की है, यूनियन भैया तो यूनिटरी है, या फेडरल है। तो फेडरल गवर्नमेंट अगर होगी, उसके पास तो क्या होगा कि वहां पे तो समझौता हो चुका है, वहां संविधान ने एक अपने आप से एक समझौता दे दिया है, पावर्स का डिवीजन कर दिया है, सेंटर ये कर सकता है, स्टेट ये कर सकता है। सेम वो एग्जांपल है, आप और आपके बड़े भैया जो आपको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, आपने घर में आतंक मचा दिया। आपने कहा सर मैं तो आदित्य सर के लेक्चर पढ़ के आया हूं और मुझे चाहिए सेट ऑफ रूल्स, कि बड़े भैया मुझे ना मैगी खिलाते हैं, बड़े भैया ना मुझे खेलने लेके जाते हैं, ना मुझे बैटिंग देते हैं, ना मुझे टीवी का रिमोट देते हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जो सेट ऑफ रूल्स आपने चिपकवा दिए जिद में कि भैया बड़े भैया ये नहीं कर सकते, या मैं छोटा हूं तो मैं ज्यादा उधम नहीं मचाऊंगा, या मेरे कुछ अधिकार हैं जो वायलेट नहीं होंगे, कि साहब मुझे खेलने भी जाना है, मुझे ट्यूशन भी जाना है, मुझे स्कूल भी जाना है, सब काम करने हैं। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स है, उसमें जो तालमेल सेट हुआ है बड़े भैया और छोटे भैया का, वो ये बता रहा है कि आपका फेडरल लेवल पे आपका फेडरल स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, आपका सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा चल रहा है। तो यूनिटरी वाले फॉर्म में तो खाली बड़े भैया की चलेगी, वहां कोई नहीं चल रही किसी छोटे मोटे की। वहां जो सारी पावर है वो बड़े भैया के पास है, वो यूनिटरी सरकार के पास है, नेशनल सरकार के पास है। और अगर आपके पास कोई बची कुची पावर रह गई तो वो आप अपनी पावर चलाओगे जब वो आपको परमिशन देंगे। तो कि अगर कोई सरकार है, इफ एट ऑल रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट, तो वो अपनी सारी अथॉरिटी डिराइव करती है फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। बात आ गई समझ में? इधर क्या होगा फेडरल में, जो पावर्स का डिवीजन किया संविधान ने, क्योंकि संविधान है इसीलिए ये पावर का डिवीजन हो भी पाया, वरना तो सेंटर ही सेंटर है, वरना तो नेशनल ही नेशनल है, किसी का मतलब ही नहीं है, सब चीज यूनिटरी हो जाएगी। पर हमारे क्योंकि संविधान था तो उसने बाइफरकेट कर दिया दोनों पावरों को अलग अलग कर दिया। जितने दोनों बोथ सेंटर प्लस स्टेट, ये दोनों के दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, दूसरे से परवाह नहीं करते हैं।
ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे यहां क्या हुआ, हमारे यहां हमने एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाई, जिसमें क्या है, जिसमें हम बोलते हैं कि क्वासी फेडरल नेचर है। क्वासी माने प्रॉपर नहीं, पूरा नहीं, क्वासी माने सूडो, सूडो मतलब ये कंप्लीटली फेडरल नहीं है, ये प्रॉपर फेडरल नहीं कहेंगे इसको, प्रॉपर प्रॉपर यूनिटरी में नहीं बोलेंगे इसको। हमारे यहां एक मिक्स कॉम्बो चलेगा, जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स भी हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि हां, एक सेंट्रल का स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस जरूर होगा ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट्स, जो छोटे स्टेट्स हैं। स्टेट वर्ड पे आपका हमेशा कंफ्यूजन ना रहे, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि हमेशा कंटेक्स्ट पे ध्यान दो कि जब स्टेट का जिक्र हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किस पर्पस के लिए हो रहा है। अगर नेशनल लेवल की बात हो रही है, हायर जुडिशरी, हायर पार्लियामेंट, हायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हायर लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये स्टेट है। जब एक प्रांतीय लेवल पे बात हो रही है, एक छोटे रीजनल लेवल पे बात हो रही है, प्रोविंशियल लेवल पे बात हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे कि एक स्टेट माने यूपी, बिहार, राजस्थान, और इसकी अपनी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, इसका अपना जितना सारा एजेंट है, इसके जितने अपने ज्यादा प्रशासनिक इसकी सिस्टम है, उसको हम बोलेंगे कि वो स्टेट है। वहां पे कंटेक्स्ट समझना, तभी आपको समझ में आ जाएगा स्टेट का मतलब कहां जा रहा है। यहां पे कई एग्जांपल हैं, जैसे यूनिटरी सरकार है, यहां पे आप देखते ही हो कि यहां भैया, यहां तो सबसे ऊपर इतना बड़ा पार्लियामेंट है इनका, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये देखो किंग क्वीन बैठे हैं, इनका पूरा सारे एमपी ये सारे यहां बैठे हुए हैं। फ्रांस में भी ये चीज है कि यहां पे इन्होंने देखा शुरू से ही, क्योंकि ये बड़े भारी कॉलोनियल ये एम्पायर्स थे, तो इन्होंने भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी फॉलो करी है कि यूनिटरी सरकार, यूनियन ऊपर रहेगा। चाइना, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो जो हो रहा है वो एक ही पार्टी कर रही है, एक ही 200-250 लोगों की बॉडी कर रही है जो सब कुछ करती है। तो यहां पे हमारे यहां बीच में एक कॉम्बो बन गया, जहां पे हम एक न प्रॉपर फेडरल हैं, हम न प्रॉपर यूनिटरी हैं, हमने दोनों के बेस्ट फीचर उठा के रखे हुए हैं। फेडरल सिस्टम कहां कहां देख रहे हो, जहां पे स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होने लगते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भैया ये फेडरल स्ट्रक्चर है। यहां पे जो है लोग बहुत विकसित हो चुके हैं, या लोगों की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा डीपन हो चुकी है। तो इन जगहों पे क्या होगा, छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे रीजन्स, प्रोविंस, स्टेट्स, ये अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जो अपनी चाहते हैं इनकी, ये उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए यहां पे जो स्टेट्स होते हैं उनके पास पावर भी ज्यादा है। ये एग्जांपल सेट हुआ है। ऐसे ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे ये खाली सेंट्रल नेशनल लेवल से चल रही है, बाकी छोटा स्टेट है, संभाल लेंगे, देख लेंगे। अगर बड़ा भी राज्य है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्ट्रांग हैं, बस यहां तानाशाही चलानी है, तो चला रहे हैं ये लोग। अब हमें जानना है कि सर ये फेडरल और यूनिटरी का हमें तो पहले फर्क बताओ, फीचर बताओ क्या है। तो भैया समझ में आ गया कि फेडरल माने दो लोगों वाला, दो यूनिट्स के बीच में तालमेल। तो यानी कि दो सरकारें तो होंगी होंगी, पहली बात तो ड्यूअल गवर्नमेंट है यहां पे, एक नेशनल लेवल पे होगी, एक रीजनल लेवल पे होगी। ये नेशनल लेवल की सरकार है और ये हमारी स्टेट लेवल की सरकार है। अब इसके बाद एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही होना पड़ेगा, वरना फेडरल होने का पॉइंट ही नहीं है कुछ। जब तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये रिटन नहीं होता तो यहां पे स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में तालमेल हो ही नहीं पाता। यहां की जो, अभी आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, अभी इसके बहुत जरा सा हिस्ट्री में जाना है ताकि समझ में आ जाए क्या हुआ है। तो यहां पे एक संविधान होने का पॉइंट ही ये था ताकि उनका फेडरल सिस्टम बरकरार रहे। हमारे यहां हमने देखा एक यूनिटरी सरकार अगर कैसी होगी तो कैसी होगी भैया, उसमें एक सिंगल सरकार होगी, एक ही पार्टी होगी, दूसरी कोई पार्टी का मतलब ही नहीं है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी, यहां पे कोई मतलब ही नहीं है, एक ही पार्टी है, सीसीपी, दैट्स इट, जो है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं वहां पे। तो नेशनल गवर्नमेंट होगी, जो रीजन जो चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट बना दे, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ संविधान यहां पे या तो रिटन होगा या नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता। यूनिटरी है तो यूनिटरी में संविधान रिटन रख के भी क्या कर लोगे आप, क्योंकि ब्रिटेन तो चल ही रहा है अपना शुरू से, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है। यहां पे ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, वही पार्लियामेंट है, वही सरकार है, वही सर्वे सर्वा सब कुछ है वहां पे। उन्हें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी ही नहीं, ना उन्हें कभी फेडरल की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा हम हैं, हम ही देख लेंगे इस पूरे आइलैंड को, हम चलाते आए हैं, हम चला भी लेंगे आगे भी। फ्रांस में, अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, स्ट्रांग है, बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है, पर तब भी वहां पे एक यूनिटरी सरकार ही चलती है। वहां पेरिस में बैठी हुई जो मेन पावर, सीट ऑफ पावर है, वही पूरे देश को चला रही है। और फ्रांस के बाहर जितने भी ऐसे छोटे छोटे कॉलोनीज बचे हुए हैं उनके, पता है फ्रांस के कितने सारे ऐसे ओवरसीज टेरिटरीज हैं
जो उनके कॉन्टिनेंटल मेन लैंडमास के बहुत दूर है। जैसे साउथ अमेरिका में एक हिस्सा है वो फ्रांस के अंदर आता है, ऐसे अफ्रीका में या कैरिबियन आइलैंड्स में या ओशेनिया में, तो यहां पे भी ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं आई एम सॉरी, यहां पे ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं ओशेनिया में, जहां ऑस्ट्रेलिया और टुवालू, ये सारे जितने आइलैंड्स हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं फ्रांस के अपने अपने अभी भी ओवरसीज टेरिटरी बची हुई हैं। तो उन टेरिटरीज का कंट्रोल भी खाली फ्रांस से ही होगा, जो वहां बैठा हुआ है भाई इसमें यूरोप में, एक पेरिस की सीट से वहां पूरा सिस्टम उनका चल रहा है, चला भी ले रहे हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। और एक फीचर फेडरल का कि यहां पे जब संविधान हुआ, संविधान ने कर दिया डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। जैसे हमारे अगर कंटेक्स्ट में बोलेंगे तो शेड्यूल 7 आपको याद होगा, 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और वो सुप्रीम नहीं ही है तो पॉइंट ही क्या है। अगर आप और आपके बड़े भैया ने आपके साथ बैठ के एक रूल लिख लिए और उस रूल को चिपका दिया और बड़े भैया ने बोला मैं नहीं मानता इसको, तू लिख ले भले ही, तो फिर पॉइंट क्या हुआ? वो लिखने का पूरा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? अच्छा अच्छा वाला आप पढ़ते रहते अपने कमरे में, क्यों जाके आपने समय बर्बाद किया उनके साथ बैठ के पूरा एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना लिया? नहीं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा तब तक आप ये सब रियलाइज नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है, ताकि सेंटर कभी भी किसी स्टेट की पावर ऐसे अपना ना ले, अपने आप से ना ले ले। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, सुप्रीम है, मतलब जो सरकार है, जो सेंटर है, वो बाउंडेड है, वो लिमिटेड है, वो उस ऐसे लिमिटेशन से बना हुआ है जिनको वो खुद भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। इधर यहां कोई बात ही नहीं है। यहां जब यूनिटरी है तो पावर किससे बांटोगे? पावर तो एक ही के पास है, अब वो दूसरा कोई वहां है ही नहीं, तो पावर बांटोगे किससे? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई 1 डिवाइडेड बाय 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नीचे कोई है ही नहीं लेने वाला। तो अब इसका मतलब ऑल पावर जो होंगी वो वेस्ट होंगी इन द नेशनल गवर्नमेंट। बस एक ही सरकार है, उसी के पास सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन भले ही सुप्रीम हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जब जहां पे एक ही आदमी, एक ही सरकार के पास पावर है, एक ही सेंट्रल यूनिट के पास पावर है, होने दो, फिर तो क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे जापान में भले ही कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई बात नहीं, तब भी वहां जो सरकार है वो एक ही है जो टोक्यो में बैठती है। या फिर दूसरी ब्रिटेन, जो जहां पे संविधान सुप्रीम नहीं है, वहां पे खाली पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये वही फोटो है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, वेस्टमिंस्टर हाउस, यहां पे बैठती है ब्रिटेन की गद्दी, ब्रिटेन की एक्चुअल पावर। ये जो जगह है, जो ये पार्लियामेंट है, इसमें है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसी में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यहां से पूरा ब्रिटेन कंट्रोल होता है, पूरे ब्रिटेन की पूरी जितनी पॉलिटिकल डेस्टिनी है, इकोनॉमिक जितनी पावर है, वो सारी सीट यहां पर है। पर वहां का जो राजा है वो दूसरी बिल्डिंग में रहता है जिसका नाम है बकिंगम पैलेस। तो भले ही ये सारे काम करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, पर ये उसके नाम पे करते हैं। आप बस खाली साइन करने के लिए बैठे हुए बैठ रहो, बस उतना ही रहेगा। हम ही हैं जो हैं और हम ही कराएंगे आगे भी काम। फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है। अगर रिजिड नहीं हो, अगर आपके वो सेट ऑफ रूल जो आपने चिपकाए थे वो रिजिड नहीं है, बड़े भैया सुबह उठे, उन्होंने पेन चला दिया उस पर, उन्होंने कहा कि हाँ आज से मैं छोटे भाई की सारी मैगी खा जाऊंगा, लो क्या है, कौन से रूल चल रहे हैं, ये क्या मतलब है फिर इसका? तुमने कैसे उठ के बदल दिया? हमने रूल बनाए थे तो रूल बनाए थे कोई मकसद के लिए बनाए थे ना, ताकि रूल फॉलो हो। सुबह उठे आपने रूल ही पलट दिया, ऐसे थोड़ी होगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब कभी भी सेंटर सुबह उठे नींद में और बोले कि ऐसा करते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान को एक कर देते हैं, लाओ पूरा एक स्टेट बना दिया। अरे सर थोड़ा पूछ लो, कभी हमसे सलाह मशवरा करोगे कि नहीं करोगे? या कोई कभी ऐसा कर दे कि हम ऐसा कर रहे हैं कि जितने स्टेट्स हैं ये सारे के सारे जीएसटी काउंसिल में जो ये सारे स्टेट्स हैं, अब ये हमको टैक्स देंगे 60%, हम इनको नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि ये आपने फेडरल स्ट्रक्चर बदल दिया, यानी कि आपने लड़ाई कर ली स्टेट से, सारे के सारे स्टेट से। अब अगर ऐसा करवाने के लिए आपके पास अगर 50% से ज्यादा स्टेट्स आपके सपोर्ट में नहीं हो तो सेंटर ही काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए संविधान को बदलना, इसमें कुछ छेड़छाड़ करना बहुत टफ काम है। भले ही आप उस स्टेट के नाम, गांव, टेरिटरी, एरिया, साइज सब बदल लो, पर उसके पहले भी आप उस स्टेट से पूछोगे तो सही ना। और भले ही मना कर दे वो, भले ही वो आप उसकी बात ना मानो, पर पूछना का मतलब यही हो गया कि आप संविधान में छेड़छाड़ करने से पहले उस स्टेट का राय सुनना चाह रहे हो। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस ये इंश्योर करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई वो संभाल ले, दो स्टेट के बीच की लड़ाई वो संभाल ले,
आपस में। जैसे आपकी मदर, अगर मदर के सामने क्वेश्चन आए कि साहब बड़े भाई छोटे भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, लफड़ा हो रहा है, इसको कैसे सुलझाएं, तो अगर मम्मी इंडिपेंडेंट नहीं है तो मम्मी का फिर जो डिसीजन होगा वो बायस्ड होगा, किसी ना किसी तरफ होगा, ये झुका हुआ होगा। तो मम्मी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ताकि वो जुडिशरी की तरह काम कर सकें और वो दोनों भाइयों में जो तकरार हो रही है उसको समझ लें कि क्या भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, तुम पहले अपनी पूरी बात बताओ, तुम भी बताओ अपनी बात, जो सही होगा उसकी बात मानी जाएगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आपको पता है हमारे यहां 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा। तो ये ब्रिटेन की कांग्रेस की फोटो है, हमारे यहां इंडिया में लोकसभा प्लस राज्यसभा है। लोकसभा में तो हमें पता है कि 550 लोग जाते हैं, 543 लोग जाते हैं, जो हम चुन के भेजते हैं इंडियंस, ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारा रिप्रेजेंटेशन करें। पर जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं जिसे, तो वहां पे क्या है कि स्टेट्स की विधानसभाएं जो होती हैं, लखनऊ में, भोपाल में, जयपुर में, ये विधानसभाओं से ऐसे ऐसे एमएलए चुन के भेजते हैं जो बनते हैं भाई राज्यसभा के मेंबर्स। तो हम नहीं चुनते हैं उन लोगों को जो राज्यसभा में जाते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी भी स्टेट की कुछ कुछ सीटें हो सकती हैं, 1 से लेके 31 तक, उस स्टेट की आबादी कितनी, पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से उस स्टेट को उतनी सीटें मिल जाती है राज्यसभा में, अलॉटेड। ये अलॉट की जाती है, पहले से ही बता दिया जाता है कि हाँ साहब यूपी में आबादी बहुत ज्यादा है तो इसको इतनी सीट देंगे, 28-30 सीट देंगे। या और कोई स्टेट है जो छोटा सा स्टेट है, सिक्किम है, मणिपुर है, गोवा है, तो छोटे स्टेट है, आबादी कम है, इनको एक काम करो 1 2 3 सीट, इतनी सीट दे दो, बहुत है इनके लिए। तो यानी कि क्या हुआ कि राज्यसभा में सीट इंश्योर हो गई हैं, 2 हाउसेस हो गए हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और यहां पे जो लोग जा रहे हैं वो स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, जो अपने स्टेट के लिए जिम्मेदार हैं, जो अपने स्टेट के प्रति वफादारी निभाएंगे वहां जाके। यूनिटरी सरकार में यहां पे संविधान रिजिड हो, फ्लेक्सिबल हो, क्या फर्क पड़ रहा है जब सरकार ही एक ही है, एक ही पूरी बॉडी ऊपर ही है, वही है, बस वही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और में भी फ्लेक्सिबल, क्या फर्क पड़ने वाला है। ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल है पर वहां की यूनिटरी सरकार है, ब्रिटेन सुबह उठे एक नया एक्ट बना दे, अगले दिन उठे फिर नया एक्ट बना दे, तो वहां की पार्लियामेंट तो पूरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है कि हम मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, अपने अब तक के 1215 से बनाए हुए सारे एक्ट को हटा के हम खत्म कर दे एक साथ और बोले कि आज से नया एक्ट आया, एक्ट ऑफ 2023, यही है संविधान, हो गया भैया उनका। अगले दिन फिर उठे बोलेंगे नहीं नहीं वो उस एक्ट में गलती थी, रुक जाओ, फिर से नया एक्ट आ गया, लो ये लो। या फिर फ्रांस की तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, होता रहेगा, ठीक है, हमें ही है, हमें बदलना है, हम बदल लेंगे आराम से। जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। जब एक ही सत्ताधारी पार्टी रहनी है, एक ही सत्ताधारी सरकार को रहना है, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को आप इंश्योर कर लो, बढ़िया बात है। नहीं कर पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। लेजिस्लेचर जो है, जो वहां का विधायिका है, जो वहां का पार्लियामेंट है, या तो बाइकैमरल हो सकता है ब्रिटेन की तरह, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या यूनिकैमरल, एक ही वहां पे सत्ता, एक ही वहां पे पार्टी बैठेगी। देखो कैसे बैठे ऑर्डर में, फैशन में, यहां पे बैठे रोबोट की तरह भी, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बस एक ही लोग एक ही जगह बैठ रहे हैं, एक ही बार बैठ रहे हैं, काम करके खत्म, छुट्टी कर दी। नाउ फेडरेशन जब बनता है, फेडरेशन यही जो मिक्सचर, जो ड्यूअल पॉलिटी दोनों बन रही, सेंटर और स्टेट की, तो 2 तरीके से बन सकती है। या तो ये जोड़ के बनाई जाएगी, कई छोटे छोटे टुकड़ियों को जोड़ जोड़ के एक बना लिया फेडरेशन, या फेडरेशन पहले या एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, उसको हमने डिसइंटीग्रेट कर दिया, उसको हमने तोड़ दिया। कैसे? जैसे कई ऐसी बार हुआ है, हमने हिस्ट्री में देखा है कि ऐसे मिलिटरीली वीक या इकोनॉमिकली वीक ऐसे बैकवर्ड स्टेट्स थे जिन्होंने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया और बोला कि एक काम करते हैं, हम भी छोटे, तुम भी छोटे, तुम भी छोटे, हम कैलिफोर्निया, हम फ्लोरिडा, तुम फिलाडेल्फिया, तुम नॉर्थ कैरोलिना, तुम वॉशिंगटन, तो हम एक काम करेंगे, हम सब मिलके बैठते हैं, हम सब आपस में कमजोर हैं, हम अपनी आजादी की लड़ाई के बाद हम आज कर रहे हैं कि हाथ मिला के अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बना रहे हैं और उसको बिठाएंगे वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ये हुआ था यूएस में। यूएस पहला ही है और ओल्डेस्ट फेडरेशन है अभी तक, सबसे पुराना फेडरेशन है ये। जब 13 कॉलोनियों ने मिलके जब 1787 में ऐसी लड़ाई लड़ी थी और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने देखा कि भाई अब जरूरत पड़ गई है हमको, जितने ये लड़ाइयां हुई हैं, जो इन्होंने आजादी ली है ब्रिटेन से लड़ झगड़ के, इन 13 कॉलोनियों बोला कि हम आज जो ओरिजिनली 13 कॉलोनियां हैं, जो ज्यादातर यूएस के ईस्ट कोस्ट पे थी, क्योंकि वहीं से ब्रिटेन जाता था और यूएस जाके बैठ जाता था,
वहीं से जाके कब्जा करते थे, टैक्स लगाते थे, जो भी करते थे। तो यूएस के ईस्ट कोस्ट पे जो 13 कॉलोनियां थी लाइन से बनी हुई थी। जैसे अगर मैं यूएस का मैप बनाऊं, कुछ ऐसा मैप है, ठीक है, ब्रिटेन यहां कहीं है, तो ब्रिटेन आया यहां, कभी यहां आके बैठ गए, कभी यहां आके बैठ गए। तो यहां के ऐसी 13 कॉलोनियां थी। इन कॉलोनियों ने बोला अब यार एक काम करते हैं, इनसे तो बच लिए, इनसे इनका काम तो हो गया, अब बचे हम लोग। हमारे ऊपर कनाडा है, हमारे नीचे मैक्सिको है, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम एक साथ हो जाएं। हम सब छोटे छोटे स्टेट हैं, आपस में कब तक ऐसे रह पाएंगे यार, कोई और आ जाएगा बाद में। तो एक काम करते हैं, एक स्ट्रांग बनाते हैं सेंटर। हम सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हम अपनी कुछ कुछ पावर इस मेन सेंटर को दे रहे हैं। आपको याद है ना कैप्टन अमेरिका, सॉरी कैप्टन प्लैनेट, तो जब वो पांचों बच्चे अंगूठी से ऐसे बिजली किरण मारते थे और वो धरती, जल, अग्नि, आकाश और फिर बन के आसमान में आ जाता था कैप्टन प्लैनेट। तो ऐसे ही यूएस का, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सीट ऑफ पावर वाशिंगटन डीसी में पैदा हुई, व्हाइट हाउस में, कैपिटल हिल में, तो वो पावर बनी थी क्योंकि इन सब ने ओरिजिनली 13 कॉलोनियों ने, जो आज 50 हो गई हैं, इन्होंने अपनी अपनी पावर छोड़ दी थी उस सेंटर के पास कि भाई संभालो जरा हमको, और हम अपने आप से स्वाधीन हैं, हम अपने आप से सॉवरेन हैं, सारे स्टेट्स हम बड़े बड़े हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारी पावरों से, हम तुम्हें पावर हम क्रिएट कर रहे हैं तुमसे। ऐसे दूसरी तरफ क्या होगा, एक बड़ा यूनिटरी स्टेट होगा जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। जैसे क्या, जैसे कनाडा बना था 1867 में। कनाडा में क्या हुआ, कब कनाडा में भी ब्रिटिश पहुंच गए थे, तो इन्होंने वहां पे क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने कनाडा में, टोरंटो में, ओटावा में, यहां पे जाके सियाटल वगैरह में इन्होंने अपना जाके पहले अपना वहां पे बना लिया बेस, स्ट्रांग, मजबूत हो गए। तो इन्होंने कहा बड़ी अच्छी जगह यार, ठंडी ठंडी खूब बढ़िया अच्छी हवा आ रही है, बढ़िया जगह है। जब कनाडा आजाद हुआ इनसे, तो ओरिजिनली क्या था, वहां पे थे 10 प्रोविंस, सॉरी अभी अभी वहां पे 10 प्रोविंस है, ओरिजिनली वहां पे 4 ही प्रोविंस थे। ये बने, इन्होंने एक साथ पहले हाथ मिला लिए, इन्होंने कहा हम एक स्ट्रांग यूनियन बना रहे हैं, अब छोटे छोटे स्टेटों को ध्यान देंगे, लाओ कौन कौन से बचे दिखाओ, कहां कहां है। जैसे वहां पे जो जो प्रोविंस हैं, जो वहां स्टेट्स हैं, उनको बोलते हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, तो बीसी के प्रीमियर होते हैं वहां पे, या कोई और प्रोविंस के अपने प्रीमियर होते हैं। तो प्रीमियर्स की बात बाद में सुनेंगे, प्रीमियर माने वहां गवर्नर, ऐसा समझ लो। तो उनकी बात बाद में सुनेगी, पहले उन्होंने कहा पहले कनाडा की एक सेंटर बनाओ जो स्ट्रांग हो, जैसे ब्रिटेन छोड़ के गए थे, ऐसे ही पहले सिस्टम को समझ लो, और सिस्टम को समझ लिया एक बार, तो उस यूनियन को स्ट्रांग रखो, उसके नीचे देखते हैं कितने सारे स्टेट अब बचे हैं, लाओ दिखाओ कहां कहां है। तुमको स्टेट चाहिए, ले लो तुम एक स्टेट, तुमको चाहिए एक स्टेट ऊपर का, तुम भी ले लो, तुम यूएस के पास हो तो तुम बॉर्डर वाले स्टेट हो, तुम थोड़ा आराम से रहना, ऐसे बोला गया। अब वहां पे जाके 10 प्रोविंस हो चुके हैं, ओरिजिनली वहां पे थे खाली कुल मिला के 4, यहां पे थे 13 कॉलोनियां, जो 13 स्टेट्स कह लो, पर एक कॉलोनीज थे ब्रिटेन के। इन कॉलोनीज ने बनाया 50 स्टेट्स आज जाके, द 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है, ऐसे करके हमने देखा कि हाँ देखो दो स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ऐसे दो तरीके से बन सकती है, या तो इंटीग्रेशन से या डिसइंटीग्रेशन से। समझ में आ गई बात। हमारे यहाँ क्या हुआ है, अब समझ में आपको आ गया होगा कि हमारे यहाँ जो हुआ है, हमारे यहाँ पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर बना, सब कुछ हुआ, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आई, और फ्रेमर्स ने हमारे चुना एक बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, ये फेडरल सिस्टम, द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या हो गया सर, ये क्या हो रहा था यहाँ पे, तो हुआ ये कि जब हम आजाद हुए तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिबेट करी है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे इन्होंने चर्चाएं करी हैं। तो एक पॉइंट उसमें से ये था कि भाई हम क्या हैं, हम फेडरल हैं, यूनिटरी हैं, हम कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। तो हमने कहा देखो ऐसा है, एरिया बहुत बड़ा है, ये जो इंडिया का लैंड मास छोड़ के जा रहे हैं ब्रिटेन लूट लाट के, इसके बाद आज जो ये कंट्री बची है इतनी बड़ी ऊपर से नीचे तक, इस कंट्री का जो लैंड मास है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे ऊंचे नीचे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ों से लेके नदियों तक, समुद्र तक लोग रह रहे हैं, और कितनी तरह के लोग रह रहे हैं, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है हमारे यहाँ, हमारे इतने प्रकार के, इतने धर्म के, इतने जात के, इतने इतने मजहब के, इतने लैंग्वेज के लोग यहाँ पर हैं, अपना अपना अलग सबका इंडिविजुअल कल्चर है, अपना अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हर तरह की यहाँ पे आबादी है, हर तरह की यहाँ पे जनता है। तो उसको, उन सबको इंकॉर्पोरेट करने के लिए हमको चाहिए, हम इस सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को अगर बचा के रखना है तो भैया एक फेडरल सिस्टम यूज कर लो। अगर एक सेंटर दिल्ली में बैठा रहेगा तो वैसा ही हाल हो जाएगा जो जो ब्रिटेन ने किया था, कि एक वाइसरॉय बैठा हुआ है, एक गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, उसी की चलेगी बस, बाकी सारे सबको भूल गए, वो यूपी को भूल गए, एमपी को भूल गए, तेलंगाना को भूल गए, मैसूर स्टेट को भूल गए, किसी को भी वो नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब है कि हमको अपने आपस में स्टेट बांटने पड़ेंगे सारे, ये सारे स्टेट बना रहा हूं मैं रफली, आपको दिख गया होगा, क्योंकि आप अगर इंडिया की तो कहावत ही यही है
कि 12 कोस में पानी बदल जाता है, 7 कोस पे वाणी बदल जाती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको समझाने, उसको संभालने के लिए हमको फेडरल सिस्टम चाहिए ही चाहिए। वही हमने अपनाया। अब यूनियन वर्ड क्यों नहीं लिया? आपको याद है जब मैंने आपको यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ाया था, तो आर्टिकल 1 में यही है कि इंडिया को बोला गया है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया गया है, भले ही हमारे यहां फेडरल स्कीम के फीचर्स दिखते हैं। तो इसके लिए भी इनसे पूछा गया डॉक्टर अंबेडकर जी से कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कि आप अगर फेडरल सिस्टम है हमारे यहां, फेडरल स्कीम चलती है हमारे यहां, तो फिर आप फेडरल सिस्टम, आप फेडरल वर्ड यूज कर लो। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल के आपने क्या हासिल कर लिया? इन्होंने कहा मैंने यूनियन ऑफ स्टेट्स जानबूझ के चुना है, मेरा मकसद है 2 काम पूरे करना। क्या क्या? पहला काम तो ये कि जो इंडियन फेडरेशन है वो कोई इन स्टेट्स का आपस में अग्रीमेंट रजामंदी के तहत हम नहीं बने जैसे यूएस में बना था। अमेरिका में तो वो जो कॉलोनीज थे वो आपस आपस में समझदार थे, उन्होंने कहा कि इनसे बच लिए ब्रिटेन से, अब हम और तुम ही हैं खाली, बैठो हाथ मिलाओ, एक दिन बैठते हैं चाय पे, चर्चा करेंगे, इसके बाद अपना एक सेंटर बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, जो बैठेगा वॉशिंगटन डीसी में गद्दी पे। अच्छा, हमारे तो ऐसा हुआ नहीं। हमारे जो आजाद करके गए थे, वो छोड़ के गए थे, तो उन्होंने दिल्ली में रायसीना हिल्स पे जो सीट ऑफ पावर बनाई हुई थी, हमने वहां पे जाके बोला कि भाई सेंटर तो यहाँ है। अब देखो ये कितने जो 550 स्टेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, 552 प्रोविंस थे, 552। अगर ऐसे स्टेट्स में ना होते, अगर अंबेडकर जी, पटेल जी जैसे, नेहरू जी जैसे ये लोग अगर ना होते, तो आज इतने सारे उलझने हम देख रहे होते। आपको पता है ना, तीनों स्टेट जिन्होंने परेशान किया था, बहुत आखिर तक परेशान करते रहे थे। तो हमारे पास कोई ऐसा फेडरेशन में कोई अग्रीमेंट नहीं मिला है स्टेट्स के बीच में आपस में। ऐसा नहीं था कि जो सेंट्रल प्रोविंस है, बंगाल है, बिहार है, आसाम ने, सबने आपस में हाथ मिला के बोला कि अरे यार क्या बात है, आजाद हो गए, बधाई हो, अब बैठ के बातें करते हैं आगे की। नहीं, वहां तो सब चिड़िया अपनी, उनकी चिड़ियाएं उड़ने वाली थी, वो तो कह रहे थे हम तो चले। नहीं, उनको रोकने के लिए पहले एक सेंटर बनाया गया, स्ट्रांग बनाया गया, उसको ऊपर रखा गया, फिर वहां से उन्होंने सारे स्टेटों को समेटा, इधर आओ, चलो कहां जा रहे हो, बैठो चुपचाप। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि स्टेट्स के पास कोई अधिकार ही नहीं रहना चाहिए कि वो कल कोई बोल दे बाय बाय, ये हो ही नहीं सकता। हमारा फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। कल को बंगाल उठ के ये नहीं कह सकता है मैं चला बांग्लादेश के साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कल को महाराष्ट्र ये नहीं कह सकता है कि मेरी जीडीपी इतनी ज्यादा है, मैं स्टेट इतना बड़ा हूं, पैसे वाला हूं, तो मैं इंडिया के साथ अपनी जीडीपी को क्यों जोड़ूं। नहीं, तुम हो इंडिया के, रहोगे इंडिया के, कहीं नहीं जाने वाले यहां से। कोई आंसर, कोई इसका दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं इसके ऊपर। तो इसीलिए हमने यूनियन वर्ड चुना है, फेडरेशन वर्ड नहीं चुना था। अब फेडरेशन नहीं चुना, लेकिन तब भी फेडरल स्कीम के इतने फीचर हैं, तो भैया क्या फिर यूनियन से आपने क्या जोड़ लिया? कैनेडियन मॉडल में हमने देखा है कि थोड़ा सा वहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, अमेरिका में सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेट्स के पास वहां पूरे पूरे अधिकार हैं। इनमें फर्क देखो आप, कैनेडियन मॉडल में वर्सेस अमेरिकन मॉडल में क्या हुआ है। जब इंडियन फेडरल जो सिस्टम बना, हमने देखा कि हम तो कनाडा को देख लेते हैं। कनाडा के मॉडल में क्या है कि यहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये जरूरी है। उस समय जब हम आजाद हुए थे, जब नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो देख रहे हैं कि हर तरफ आग लग रही है, हर तरफ जितने प्रोविंस हैं ये सारे खड़े होकर बोल रहे हैं कि बताओ क्या कहना चाह रहे हो हमसे, आए कि नहीं आए तुम्हारे साथ। तो हमने पहले कहा कि ये तब सुनेंगे जब हम मजबूत होंगे, सेंटर मजबूत करो। पहले सेंटर को दिल्ली में बिठा दिया, स्ट्रांग बना दिया, और बोल दिया गया कि ये सेंटर से, अब सेंटर डील करेगा पूरा का पूरा सारे स्टेट्स को, जितने ये हैदराबाद, जितने जूनागढ़, जितने ये अजमेर, भोपाल, ये सारे स्टेट आज जो अभी ये प्रोविंस जो चिल्ला रहे हैं, अब इनको शांत करते हैं, रुक जाओ। तो उसके लिए जरूरी था कि पहले एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बन जाए, जैसे जैसे कनाडा में है। अमेरिका में भाई सेंटर के पास इतनी पावर नहीं है। सेंटर के पास पावर है, वो पावर तुम अपनी जानो झेलते रहो, पर स्टेट के बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे, क्योंकि स्टेट्स ने ही तुम सेंटर को बनाया है। हमारे यहाँ नहीं था, हमारे पहले यूनियन बना, यूनियन ने पकड़ लिया सारे स्टेट्स कि अब बैठे रहो यहीं। इंडियन फेडरेशन में कैनेडियन फीचर कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे कि जैसे बना था, जब बना था उसका फॉर्मेशन का तरीका क्या है, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहले एक यूनियन है, यूनियन से अब देखेंगे कहाँ कहाँ ये कौन कौन से स्टेट्स बनने चाह रहे हो, बताओ, लाओ, तुम्हें कुछ चाहिए दे देंगे, तुम्हें एक टॉफी चाहिए, तुम्हें एक लॉलीपॉप चाहिए, तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए, तो कैंडी चाहिए, देंगे, एक एक करके देंगे। पहले हमको मजबूत होने दो ऊपर। नाउ वहां भी कनाडा में भी यूनियन वर्ड का ही जिक्र हुआ है, इन द कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन। साफ बात है, वहां भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। वहां की भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है कि जितनी ज्यादा जो पावर होंगी वो सेंटर के पास दे दो, इंपॉर्टेंट पावर, बड़ी पावर, ज्यादा पावर वो सेंटर के पास छोड़ दो। ये दैट इज वेस्टिंग मोर पावर्स इन द सेंटर विज़-अ-वी द स्टेट्स। विज़-अ-वी माने कि ये नहीं, स्टेट्स नहीं,
सेंटर पे ही पावर है, सेंटर झेलेगा, सेंटर को समझना पड़ेगा बड़ी बड़ी चीजें, जैसे डिफेंस, जैसे फॉरेन रिलेशंस, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे कुछ भी और, नेवल, आर्मी। तो इन सब को संभालने के लिए सेंटर को पावर दो, सेंटर जानेगा, सेंटर जानता है, बड़ा भाई है, उसके बाद जिम्मेदारी देनी जरूरी भी है। स्टेट्स क्या कर लेंगे? नाउ कमिंग टू फेडरल फीचर्स हमारे क्या क्या हैं। पहला होगा हमारा ड्यूअल पॉलिटी। यही तो है, समझ में आ गया कि साहब दो तो होने ही चाहिए, सेंटर भी होगा स्टेट भी होंगे। तो सेंटर एक है, मतलब सेंटर और यूपी, सेंटर और एमपी, सेंटर राजस्थान, सेंटर बिहार, सेंटर सारे कर्नाटका। तो ये सारे स्टेट के बीच में मतलब हमारे स्टेट में दो पॉलिटी तो दिख रही है हमको, एक सेंटर लेवल पे दिख रही है, एक स्टेट लेवल पे दिख रही है। दैट इज यूनियन एट द सेंटर एंड स्टेट्स एट द पेरिफेरी। ये हो गया। एक यूनियन है बड़ा, जिसमें कई सारे हमारे 2800 स्टेट्स यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सारे स्टेट्स अपने आपस में काम करे रह सकते हैं, पर यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो इंपॉर्टेंट मैटर पे ही काम करेगी। जैसे क्या क्या मैंने आपको बताया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं। अब स्टेट सरकार कल को ये नहीं कह सकती कि साहब यूपी में चलेगा नया सिक्का। अरे कैसे चल जाएगा? भारत के रुपया होता वही चलेगा, तुम क्यों चला रहे हो अपना सिक्का? इंडिया में ही, पूरे इंडिया में ये सारे जो रूल्स बनने चाहिए वो पूरे इंडिया के लिए एक होने चाहिए। एक बनाएगा, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगी यूनियन सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स ये अपने अपने काम कर सकते हैं जो उनके रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के काम है। जैसे क्या क्या? पब्लिक ऑर्डर, कि शांति बनाए रखें आपस में अपने, तुम एक स्टेट में आराम से रहो, लोगों को जीने खाने दो, रहने दो। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, हर स्टेट का अपना एक एग्रीकल्चर का पूरा डिपार्टमेंट होता है। हेल्थ, वहां पे भी हर स्टेट में अपने अपने हॉस्पिटल्स का अपना अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है। लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है पंचायती राज, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, छोटे छोटे राज्यों की जिम्मेदारी है, यूपी की, बिहार की, एमपी की, कि हर जिले में, हर कस्बे में, सूबे में, गांव में, तहसील में, यहाँ पे ग्राम सभा बने, ग्राम समिति बने, ग्राम पंचायत बने, या ब्लॉक प्रमुख होते हैं सारे। तो लोकल गवर्नमेंट को डील करना स्टेट का काम हो गया। अब एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे बड़े बड़े फीचर और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी। तो 98 फीचर, 97 फीचर इसमें हैं, इनके पास हैं ऐसे, इनके पास कुछ 52 कुछ ऐसे नाम रह गए हैं, तो वही ये उसमें डील कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आएगा हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी भी है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको इनका नाम याद है? हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पहले सुन चुके हैं। ये कौन साहब थे? तो बताइएगा। स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट। अगर एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन होगा, जो पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बात करके बैठा हुआ है कि साहब सेंटर ये है, सेंटर के काम ये हैं, स्टेट ये है, स्टेट के काम ये हैं, इनके बीच में तालमेल होगा तो ऐसे चलना चाहिए, और तालमेल अगर बिगड़ा तो कौन देखेगा? जुडिशरी। तो हर चीज लिख के, कंप्लीट करके लिख के छोड़ दी वहां सेंटर, उसमें संविधान में, कि भाई अब यही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके ऑपरेशंस पे भी लिमिटेशंस लगा दी गई। देख रहे हो, जब सेंटर है, स्टेट है, आपस में तालमेल करना है, सेंटर हर चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़ा भाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुंडागर्दी करोगे। अगर गुंडागर्दी करोगे, जुडिशरी बैठी है उधर, वो पकड़ लेगी गला तुम्हारा, कैसे किया तुमने, क्यों किया, छोटा भाई है ना, दे उसको वापस, तो ऐसे हो जाएगा। तो इनके ऑपरेशंस पे लिमिटेशन लगा दी गई है। सेम गोज फॉर स्टेट ऑल्सो। अगर स्टेट भी ज्यादा छोटे बच्चे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आपस में लड़ मरे, तो इनको देखने के लिए भी जुडिशरी है कि क्या बेटा, छोटे हो, छोटे छोटे की तरह रहो, इज्जत से रहो, प्यार से रहो। और स्टेट आपस में एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, स्टेट सेंटर से लड़ाई कर रहे हैं कि साहब पैसे दो, ऐसे तो भाई सेंटर की जिम्मेदारी है तुमको संभाल के रखना, कि रख लेंगे, पर समझ ये थोड़ी कि तुम्हें बिगाड़ दें, नहीं, बिगाड़ने थोड़ी देंगे। छोटा बच्चा है, अच्छे से रहे, अच्छे से बड़ा हो। और ये लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज फॉलो करवाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिसएग्रीमेंट ना हो बिटवीन द टू। पर तब भी हम देखते हैं कई सारे ऐसे एमएलए होते हैं, ऐसे विधानसभा के लोग होते हैं जो छोटे स्टेटों के होते हैं, वो कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स या तो कभी पढ़ते नहीं है, या पढ़े हैं तो भी इग्नोर कर देते हैं। आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स अपने एमएलए को, अपने विधानसभा के, अपने मुख्यमंत्री को या डेप्यूटी मुख्यमंत्री को बताते हैं जा जाके कि सर हमारे पास ये पावर नहीं है स्टेट के पास कि हम इस पर रेजोल्यूशन ले आए अपनी विधानसभा में, मत लाओ, फंस जाओगे, कैसे पास होगा, संवैधानिक नहीं है ये प्रोसेस, जेल चले जाओगे, जुडिशरी बुला लेगी आपको। तो कई बार भी ऐसा होता है कि जो एमएलए होते हैं वो बात नहीं सुनते हैं, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना ज्यादा लिखित में दे दिया है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, वो नहीं करो, तब भी कई बार स्टेट उस पर क्या बोलते हैं
कि नहीं हम इस पर रेजोल्यूशन पास करते हैं। आपको याद है कुछ स्टेट्स थे, केरला या वेस्ट बंगाल, तो इन स्टेट्स ने क्या किया था, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास किए थे अपने विधानसभा में जो कि वैलिड थे ही नहीं, जो हो ही नहीं सकते थे, जो प्रॉपर कभी उनका उस पे अधिकार है ही नहीं, उस चीज पे कोई रेजोल्यूशन पास करना, कोई कानून लाना उसके ऊपर। अगर वो कानून आपको याद हो तो मुझे बताना जरूर कि वो कानून क्या था। नाउ नेक्स्ट कम्स टू डिवीजन ऑफ पावर्स, कि जब संविधान है, अगर संविधान है तो उसका मतलब है कि वहां पे पावर्स का डिवीजन उसने कर दिया होगा। 7th शेड्यूल में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या क्या है? तो ये लिस्ट क्या है कि यूनियन लिस्ट में तो क्या होंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो खाली सेंटर की जिम्मेदारी है देखना, खाली सेंटर उस पर कानून बनाएगा, उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसको अमल में लिवाएगा। स्टेट लिस्ट ऐसे टॉपिक्स जो हर स्टेट के पास कुछ कुछ अधिकार बचे रह गए, तो शुरू में 66 अधिकार थे, इनसे छीन के कर दिए 59 अधिकार, 59 अधिकार, कि आप खाली इन्हीं एरियाओं में अपनी अपनी पावर दिखा सकते हो, अपने कानून बना सकते हो। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट माने ऐसे कुछ एरिया जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन जब सेंटर बना देगा कोई कानून तो स्टेट उसके आगे पीछे नहीं बनाएंगे कानून। ऐसा नहीं हो कि सेंटर ने कुछ कह रखी है पर स्टेट उसकी बात नहीं माने, नहीं। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर की ही चलेगी, सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो अभी तक हमने कभी सोचे नहीं है। मान लो कल को कोई एक नया ऐसा कोई आविष्कार हो जाए, कोई नया ऐसा फॉर्मूला इजाद हो जाए जिसने जिसने एकदम जो सोसाइटी की रूपरेखा बदल दे। जैसे मान लो कल को मुझ में एक शक्ति आ जाए कि मैं फूंक मारूं और एक आदमी खड़ा हो जाए यहां पे, तो मतलब मेरे पास एक एब्सोल्यूट पावर आ गई है। अब इस चीज को, पावर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये कभी पावर किसी ने देखी नहीं है, ये पावर किसी ने सोची भी नहीं है, तो इस पावर को कंट्रोल करने के लिए सेंटर मुझसे बात करेगा, यानी कि मेन पार्लियामेंट की पावर मुझसे बात करेगी, बोलेगी कि तुम ये पावर कैसे यूज कर रहे हो, हम बताएंगे कैसे करना और कैसे नहीं करना। इसमें कभी यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की नहीं चलेगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है कि इतना बड़ा टॉपिक है, इतना कॉमन टॉपिक है, कभी 1947 में ये चीज सोची नहीं गई थी कि कोई मशीन सोच सकती है और बोल सकती है वापस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर कानून बनाना होगा, वो खाली बनाएगा सेंटर, जो इनको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, मतलब नेवर 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 सीन और हर्ड, जिनके बारे में कभी बोला नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। जैसे अगर कल को हमें मार्स पे जाके रहना हो, हम ह्यूमंस को, तो क्या होगा, मार्स पे कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे, कहां रहेंगे मार्स में, कैसे, वहां मार्स के मोहल्ले का नाम क्या होगा, तो वो वहां के सारे जो रूल बनाने की जिम्मेदारी होगी वो होगी खाली सेंटर की, जो अभी संविधान में मेंशन नहीं है। इन लिस्ट के बाहर, इस लिस्ट के बाहर अगर कोई ऐसे टॉपिक हैं जो कभी सोचे नहीं गए, तो उस पर खाली सेंटर ही काम करेगा और दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। बस इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, ये बात क्लियर है, साफ है। चौथा चीज, इस पे आते हैं, संविधान हमारा सुप्रीम है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई भी चीज उठापटक करी, कोई ऐसा कानून बनाया जो ठीक नहीं है, तो हमारा फिर जुडिशरी एक्टिवेट हो जाएगी, जुडिशियल रिव्यू में उसको ले लेगी। क्या है आर्टिकल 13, आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा होगा, जुडिशरी उसको बोल देगी आउट, बाय, टाटा, खत्म, अब नहीं चलेगा। तो जो भी लॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, सेंटर भी चाहे कानून बना ले चाहे स्टेट भी बना ले, वो कानून वही होने चाहिए जो संविधान के प्रोविजन से कॉन्फॉर्म करें। कॉन्फॉर्म माने कॉन्फॉर्मिटी में रहें, उसके तहत ही रहें, संविधान के बनाए हुए प्रोविजंस के तहत ही। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो दे विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। खत्म, बात हो गई, नहीं सुनेंगे। ये क्या करता है, ये कीप्स अ चेक ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एट बोथ द लेवल्स, ये रहेगा, ताकि संविधान की सुप्रीमेसी यही इंश्योर कर रही है कि कोई भी बॉडी तानाशाही रवैया ना अपनाए, अपने मन से कुछ भी ना करे। संविधान के प्रोविजंस हैं, संविधान के प्रोविजन सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है हमारा, उसी से ही सारे लॉज निकलने चाहिए। और ये लॉज जो भी अगर अलग से निकल के घूम रहा होगा हवा में, जो संविधान के कॉन्फॉर्मिटी में नहीं है, वो लॉ उड़ते हुए को जुडिशरी बोलेगी नीचे बैठो, चलो खत्म हो गए, आज से नहीं चलोगे तुम। ये होता है हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान रिजिड भी तो है, सुप्रीम भले ही है, पर संविधान अगर सुबह उठ के रोज बदल लिया जाए तो सुप्रीम होने का फायदा क्या है। तो हमारा संविधान का प्रोसीजर जो है वो रिजिड भी है।
रिजिड प्रोसीजर। इससे क्या हमें मिलता है कि पावर्स का डिवीजन तय रहता है, सेट रहता है, और संविधान की सुप्रीमेसी बरकरार रहती है। बस आई बात समझ में? सिंपल बात है कि अगर रिजिड ही नहीं है तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रह गया? वो तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन वही होगा जो सेंटर चाहेगा फिर हर दिन सुबह उठ के, क्योंकि भैया अगर रिजिड नहीं है, आराम से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बदल लो जब मन चाहो बदल लो, तो फिर तो सेंटर ही सेंटर है, कुछ और है ही नहीं फिर तो। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा, जैसे कि मतलब सेंटर स्टेट ये रिलेशन और जुडिशियल ऑर्गन, ये हमें क्या क्या देते हैं? अमेंडेड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। आई बात समझ में? कि जब भी कोई संविधान में छेड़छाड़ करनी होगी तो ये अमेंड तब होगा ओनली बाय जॉइंट एक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। जहां भी हमारे फेडरल प्रोविजन जब बदलने होंगे, फेडरल प्रोविजन माने जब भी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में कुछ भी बदलाव करना होगा, छेड़छाड़ करनी होगी, तो हमें सेंटर और स्टेट्स दोनों की रजामंदी चाहिए। आपको पता ही है, आपको पढ़ाया भी था जब अमेंडमेंट में, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो एन अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। जब भी कोई संविधान में ऐसा अमेंडमेंट लाना होगा 368 के तहत, तब क्या करना पड़ेगा? तब स्टेट्स, आधे से ज्यादा स्टेट्स की रजामंदी चाहिए। मतलब कम से कम 15 स्टेट्स ऐसे हों, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जितने भी हैं आपके, तो ये इनमें से कम 50% स्टेट्स अपनी विधानसभाओं में जाके बोले कि हाँ साहब, सेंटर जो कर रहा है सही कर रहा है, हम साथ हैं सेंटर के। दूसरी, जो सेंटर जब उसको पास कर रहा होगा तो अपने यहां वो करे स्पेशल मेजोरिटी से। ये कितनी चाहिए होती है, ये कितने परसेंट होगी, ये कितना फ्रैक्शन होगा टोटल मेजोरिटी का, वो बताना जरा मुझे, ठीक है? नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चीजें इंश्योर करा देता है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो भैया ना ये होगा ना ये होगा। ये क्या है? टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ही नहीं तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या रह गया? फिर तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या है कि ना वो सेंटर के अधीन है, ना वो स्टेट के अधीन है, ना वो कभी सेंटर के नीचे किसी तरीके से बंधी हुई है, नहीं है। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स हर स्टेट के, और हर हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं अपने अपने स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्ट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो जुडिशरी है ये पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव से अलग चलती है। ये भले ही इनके जो एक्सपेंस होते हैं, इनका जो खर्चा होता है वो आता है हमारे संचित राजकोष से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पर कभी सेंटर से ये नहीं कह सकता है कि हाईकोर्ट साहब या माय लॉर्ड थोड़ा जरा फैसले को ध्यान में रख लेना, अगला आपको कुछ प्रमोशन चाहिए तो। नहीं, ऐसा कोई हमारा जुडिशरी कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती है। हमारे जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ता है सेंटर स्टेट के आपस में लड़ाई का। सेंटर बड़े हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी होते रहो, ठीक है, जुडिशरी हमारी अलग चलती है, इंडिपेंडेंट चलती है। और इसीलिए जुडिशरी ने हमारे कई बार हम देखते हैं कि संविधान की रक्षा भी करी हुई है। ये हुआ है कई बार। आपको अगर इमरजेंसी के टाइम में देखोगे, कई बार उसके पहले जब दूसरी सरकारें थी, तो कई बार हमने देखा है कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर आ जाती है। और कई बार सेंटर और स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स या स्टेट्स के आपस के बीच में डिस्प्यूट्स, तो इसके लिए भी जरूरी है कि भैया जुडिशरी पहले इंडिपेंडेंट हो। ये सारे जजेस, ये जस्टिसेस हैं, सॉरी, तो जस्टिसेस का इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना बहुत जरूरी है। अब संविधान ने कैसे इंश्योर किया हुआ है कि हमारे जस्टिसेस बहुत आराम से काम कर सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के? तो हमारे यहाँ क्या क्या देखा जाता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। एक बार आप जज बन गए तो बन गए, अब नहीं हट रहे हो आप। बहुत बड़ा, जब तक कोई बड़ा काम नहीं हो जाए तब तक महाभियोग अभियान चलाना पड़ जाए, नहीं, आपकी टेन्योर की सिक्योरिटी है। जितने दिन आप काम कर रहे हो, पीरियड पे आप काम कर रहे हो, कर सकते हो, कोई आपको नहीं हटाने वाला है, करो काम बढ़िया से। दूसरा, फिक्स सर्विस कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक फैसला दिया और वो सरकार के पक्ष में नहीं गया तो सरकार ने मेरे से बंगला छीन लिया, मेरी गाड़ी छीन ली, मेरे नौकर चाकर छीन लिए। नहीं, मैं जज हूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे हर दिन केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं, हर दिन मुझे नए फैसले लिखने पड़ते हैं। तो जरूरी है कि मैं बिना दबाव के काम कर सकूं, और मैं जिस कंडीशन पे आया हूं इस ऑफिस में, ऐसा नहीं हो कि ऑफिस में से मेरे एसी निकाल के ले गए। नहीं, मुझे काम करना है तो करना पड़ेगा ना, कैसे करूंगा नहीं तो इसके लिए हमारे संविधान ने पहले ही बोल दिया है कि आप जज को जिस पोजीशन पे लेके आए हो, जिस कंडीशन पे लेके आए हो, आप उसको उस कंडीशन से नीचे नहीं कर सकते हो, उस ऑफिस की, ठीक है। ऑफिस माने उसका घर, उसका बंगला, उसका गाड़ी, उसके सब चीजें, उसकी जो उन्हें सुख सुविधा उन्हें जो मुहैया कराई जाती है। तो ऐसे हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमारी इंश्योर होती है, और संविधान ने शुरू में बोल के रख दिया ये बात कि इसमें आर्गुमेंट नहीं होगा बाद में।
ये हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा दो हाउसेस, दोनों हाउसेस। ये भी हमारा एक फेडरेशन का एक स्ट्रक्चर दिखाता है, एक फीचर दिखाता है। क्या क्या हम देख रहे हैं, हमारा ये तो नई लोकसभा की फोटो है, कितनी अच्छी फोटो है। लोअर हाउस हमारा जो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया एज अ होल, कि यहां पे जितने लोग बैठेंगे ये सारे लोग होंगे जो मेरे आपके वोट डाल के चुनने से जो गए हैं। ठीक है। दूसरा जो है अपर हाउस जो है राज्यसभा, जिसकी ये फोटो है, इतना शानदार फोटो है ये, तो यहां रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, कि जितने हमारे ये जो स्टेट्स हैं इनका सबका आपस में जो जो इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो भले ही राज्यसभा के पास थोड़ी सी पावर जो है कम दिखती है, क्योंकि लोकसभा जो है आखिरकार तो बॉडी तो यही है, पावरफुल बॉडी तो यही है, यहीं ये सारे यहीं से मिनिस्टर आ रहे हैं, यहीं से ये सारे लोग इंपॉर्टेंट सारे फैसले हो रहे हैं, मनी बिल यहीं से पास होगा। पर क्या है कि राज्यसभा जब होती है, ये भले पावरफुल चेंबर उतना नहीं है जितना लोकसभा है, पर तब भी ये मेंटेन करता है फेडरल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने बराबरी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ताकि ऐसा होता है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, पर ये बराबरी हो गई, ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, तो इक्विलिब्रियम माने क्या, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है दो दो कंडीशनों में, तो बैलेंस बना हुआ है। इस बैलेंस को बनाने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई हुई है। अब कई बार ये स्टेट्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार राज्यसभा में बहसें होती हैं जब वो बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए, जैसे वहां से कोई नॉर्थ ईस्ट का जो एमपी गया राज्यसभा में, वो बोलेगा कि साहब मेरे स्टेट के बारे में कभी जिक्र होता है आपके यहाँ, या कोई गोवा का एमपी है, या कोई कर्नाटका, भाई यहाँ के तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ का कोई एमपी होता है राज्यसभा में, तो जाके बोलता है कि मेरे स्टेट के बारे में बात करो मालिक, आप तो खाली हिंदी हार्टवर्ल्ड की बात कर रहे हो, हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहे हो। नहीं, हम भी हैं, हम इंडिया के एक स्टेट हैं, और हम उस स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे बात करो। अब आपको पता है 1 से लेके 31 इतनी सीटें हो सकती हैं किसी एक स्टेट की, पर ये सीट मिलती हैं उन स्टेट की आबादी के हिसाब से। अब हो सकता है यूपी में आबादी बहुत है, तो यूपी के पास ज्यादा सीटें हो जाएंगी। किसी स्टेट ने जिसने पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया, जिसने पॉपुलेशन को नियंत्रित किया, उसकी पॉपुलेशन घट गई या स्टेबल रही, तो उसकी सीटें कम हो जाएंगी। भले ही ये एक गलत फीचर है, पर ये फीचर ये दिखाता है कि हाँ साहब, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। यूएस में ये चीज अलग है। यूएस में क्या होता है, यूएस में सेनेट होती है। सेनेट में क्या होगा, सेनेट में 100 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 50 स्टेट्स होते हैं यूएस के, तो यानी कि हर स्टेट की 2-2 सीटें हैं। चाहे वो छोटा से छोटा स्टेट क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा स्टेट क्यों ना हो, हर स्टेट से आएंगे कुल मिला के 2 लोग, 2 सेनेटर, जो जाके यहां सेनेट में जाके बैठते हैं। हमारे यहाँ ये नंबर वेरी करता है, 1 से 31 सीट्स होती हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नंबर फिक्स नहीं है स्टेट्स का, पर यूएस में फिक्स है। खैर, नेक्स्ट आएगा हमारा फीचर स्ट्रॉन्ग सेंटर। आसान है समझना, इतनी बार बोल चुके हैं हम कि जो यूनियन लिस्ट है हमें पता है उसमें सब्जेक्ट ज्यादा है, पहली बात तो 98-97 सब्जेक्ट्स हैं वहां पे, और दूसरा जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यूनियन लिस्ट के पास ही, जैसे डिफेंस, रेलवेज, आप देख रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट हैवी मैटर है, तो ये सारे इनकी जिम्मेदारी स्टेट की हो गई, इसकी सेंटर की हो गई। सेंटर हैज ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तीसरी लिस्ट है, जिसमें दोनों के ऊपर जिसमें दोनों के पास पावर है कानून बनाने की, तो वो पावर पे जब तो वो टॉपिक पे जब कानून बनाया जाएगा, उसमें सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। पर अगर दोनों में मतभेद हुआ, सेंटर में और स्टेट में, तो खाली सेंटर की चलेगी। सेंटर ही जानता है, सेंटर बताएगा, वही करना पड़ेगा स्टेट को भी। स्टेट अपने स्टेट लिस्ट में करता है जो करना है, पर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई मतभेद हुआ तो भैया वो खाली सिर्फ सेंटर का उसमें प्रिवेल करता है लॉ, बाकी दूसरे का नहीं करेगा। जो रेसिडरी पावर है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सेंटर के पास है। यूएस में ये चीज ये अलग है। यूएस में रेसिडरी पावर आर विद द स्टेट्स। ये पता होना चाहिए आपको, ये फर्क है कि वहां जो स्टेट्स हैं उन्होंने बोला है कि भले ही सेंटर वहां बैठा हुआ है, उसको बनाया हमने है, हम पहले थे, सेंटर बाद में आया है। तो यानी कि कोई अगर आने वाला ऐसा टॉपिक होगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, तो वो सब स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट उस पर सोचें कि सेंटर के पास जाएगा या हमारे पास रहेगा ये कोई टॉपिक। स्टेट्स आर नॉट डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। ओके, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, यूनिलैटरली चेंज कर देगा एरिया, बाउंड्री, नेम, साइज, टेरिटरी, सब चीज का। और कैसे करेगा, सिंपल मेजोरिटी से, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको बताया था, जब भी स्टेट का नाम, गांव, एरिया, टेरिटरी, साइज कुछ भी हटाना पड़ेगा, बदल देगा सेंटर, जब चाहे जो करना चाहे कर दे। यानी कि
इंडियन फेडरेशन जो है ये एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स भले ही आएंगे जाएंगे, भले ही स्टेट्स कल को इंडिया क्या करे, पार्लियामेंट क्या करे, 28 स्टेट्स के 56 स्टेट्स कर दे, या 28 स्टेट्स के 12 स्टेट्स कर दे, कुल मिला के सबको आपस में मिला दे, जोड़ दे और कह दे नहीं अब से खाली एक ही स्टेट रहेगा, बस खाली एक स्टेट है पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यूपी। हो सकता है, कर सकता है, भले ही उस पर उपद्रव हो, उस पर आग लगे, जो भी हो, पर पार्लियामेंट ही कर सकता है। यानी कि हमारे यहाँ स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टेबल नेचर के हैं, स्टेट्स तोड़े मोड़े जा सकते हैं पर यूनियन रहेगा, इंडिया रहेगा। यूएस में क्या है, यूएस में स्टेट्स नहीं हिल सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है वहां भी, पर स्टेट्स वहां पे इंडिस्ट्रक्टेबल है। टेक्सास की जो बाउंड्री बन गई वो बन गई, फ्लोरिडा की बाउंड्री जो बन गई वो बन गई, उसके बाद उसमें मतभेद नहीं हो सकता है। वहां पे सेंटर ये काम नहीं कर सकता है कल को किसी को हटा दे। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहां फेडरेशन ने क्या किया है कि स्टेट्स हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएस, ठीक है, जो फेडरेशन होती है। लेकिन इंडिया में कुछ है ही नहीं। इंडिया में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो खाली सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास कोई संविधान लिखने की पावर नहीं है। आपको पता होगा पहले एक स्टेट था जिसके पास अपना संविधान था, पर एक एक्ट की वजह से, एक ऑर्डर की वजह से उस स्टेट को हटा दिया, उस स्टेट का संविधान उससे छीन लिया गया है। याद है? अभी उस डेट की एनिवर्सरी बीत के गई है 4 साल, ठीक है, बताना मुझे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इज लेस रिजिड देन अदर फेडरेशंस। ये है, कैसे है कि मेजॉरिटी जो हमारा पार्ट है संविधान का, वो अमेंड हो सकता है यूनिलैटरली, एक ही बार में, एक ही जगह से, एक ही तरीके से, बाय द पार्लियामेंट। या तो सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से, दो ही तरीके हैं। या कुछ पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर। जब भी कोई अमेंडमेंट लाना होगा, कोई स्टेट कल को खड़ा होकर नहीं कहेगा कि साहब एक काम करो जीएसटी में थोड़ा सा चेंज कर दो, और नहीं हो सकता। ये सेंटर का काम है, सेंटर करेगा पहले। यूएस में क्या होता है, यूएस में स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रपोज। टेक्सास कल को खड़ा होकर बोल सकता है कि एक काम करो 51वां स्टेट और बनाओ। अरे तुम कैसे बनवा रहे हो, कि मैं बता रहा हूं कैसे होगा। वो वहां पे स्टेट बता सकते हैं अपने आप से कुछ एक प्रोसेस कि भाई हम चाहते हैं कि संविधान में छेड़छाड़ करो आप, जो हमने यूएस का भाई जो ये इतना बना रखा है संविधान, इसमें हम स्टेट्स ने ही तो बना के दिया था तुमको, तो एक काम करो इसमें कुछ छेड़छाड़ करो, बताओ। तब सेंटर उसमें करेगा जब वहां पर स्टेट्स उनकी कह देंगे। एक और चीज देखो, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको बताया भी था कि राज्यसभा में जो सीटें हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर मिले हुए हैं, वो उनको इक्वल नहीं मिले हुए हैं। यूएस में सारे इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। वहां पे 100 सेनेटर होते हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, दो मेंबर आएंगे, 2 सेनेटर आएंगे। यहां पे जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं हमारे फेडरल फीचर के, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर दीज 3 आर्टिकल्स। जब इमरजेंसी प्रोविजन चैप्टर आएगा, हम एक एक इमरजेंसी को पढ़ेंगे, अच्छे से संभालेंगे, इसको समझेंगे क्या हो रहा है। जब इमरजेंसी आती है, हम देखते हैं कि इमरजेंसी आते ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जो हैसियत, बहुत बढ़ जाती है और स्टेट मशीनरी खाली खत्म कर दी जाती है। स्टेट मशीनरी एकदम निरस्त हो जाती है, उसको बोल देते हैं तुम चुप रहो, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुमसे हो लिया, कर लिया, तुम्हारा देख लिया हम क्या कर रहे थे तुम तब से। तो कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन। और पर ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन होगा किसी एक एक्सेप्शनल हालात में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। ये नॉर्मल रूटीन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। अभी एक केस आगे आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में, पर अगर केस का नाम आपको पता है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। एक केस है, सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें यही चर्चा हुई थी कि क्या हुआ था, ये इमरजेंसी में क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है, खैर अलग बात है। तो जब इमरजेंसी लगेगी, सेंटर के पास पूरी पूरी अथॉरिटी है स्टेट की मशीनरी को ओवरराइड करने की, स्टेट मशीनरी को एकदम एक कोने में करने की कि तुम हटो, कोई विधानसभा नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, हम हैं, सेंटर प्रेसिडेंट रूल से सब संभाल लेगा, देख लेंगे। तो जितनी ये उपद्रव हो रहे हैं वो सारे शांत हो जाएंगे। तो दिस कन्वर्ट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। फिर वो सेंटर स्टेट रिलेशन उस समय नहीं चलेगा, वहां पे सीधा यूनियन ही बैठा हुआ है। मतलब कल को वेस्ट बंगाल में अगर लगानी इमरजेंसी, और इमरजेंसी लगाने के बाद वहां पे कोलकाता को बोला जाए कि तुम्हारी विधानसभा को अब जरा भंग कर दो, चुप कर दो, इसको बिठा दो कोने में, साइड कर दो, अभी यहाँ पे खाली गवर्नर, प्रेसिडेंट, यूनियन, मिलिट्री, आर्मी, यही चलेगी और कोई नहीं चलेगा दूसरा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इमरजेंसी लगानी है आप लगा सकते हो ऑन दोज 3 ग्राउंड्स,
ग्राउंड पता है ना, वो ग्राउंड वही होने चाहिए, वो कारण वही होंगे। क्या क्या कारण है वो? एक तो होगा एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ये होना चाहिए। नाउ सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता, केवल भारतीय नागरिकता ही होती है, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। ये होता है फेडरेशन का फीचर, कि वहां पे क्या होता है, स्विट्जरलैंड हो गया, यूएस हो गया, इन जगहों में क्या होगा कि हर जो वहां का नागरिक है वो उस देश का नागरिक भी है, और उस प्रांत का जहां वो वहां रह रहा है या वहां पैदा हुआ है वहां का भी वो नागरिक है। जैसे ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड एंजॉय द सेम राइट्स ऑल ओवर द कंट्री। ये हमारे यहाँ है इंडिया में। पर जो दूसरे फेडरल स्टेट है जैसे यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे है ड्यूअल सिटीजनशिप। समझ में आ गई बात, कि वो स्टेट के नागरिक भी हैं और देश के नागरिक भी हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जुडिशरी एक धागे में पिरोई जा चुकी है। मतलब कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ फैसलों की अपील जाएगी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट। ऐसे होता है। ये होता है धागे में पिरोना, जुडिशरी को इंटीग्रेट करना एक बार में। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और स्टेट हाई कोर्ट्स उसके नीचे हैं। नाउ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स यहां पे क्या करता है? एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। यहां पे इंडिया में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, वो नेशनल लॉ को फॉलो करवाता है। जो हाई कोर्ट्स हैं वो नेशनल लॉ को फॉलो भी करवाते हैं और स्टेट के लॉज को भी फॉलो करवाते हैं। जो स्टेट के अपने कुछ लॉज तो होंगे ही ना, जो स्टेट लिस्ट के तहत बनाए गए होंगे। तो यूएस में क्या चीज है? यूएस में है डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। यहां पे आप देखोगे सुपीरियर कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया भी है, यहां पे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ टेक्सास भी है। तो वहां के जो सुप्रीम कोर्ट होंगे हर स्टेट के अपने अपने, जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो खाली टेक्सास का ही लॉ फॉलो करवा सकता है, वो नेशनल लेवल का लॉ फॉलो नहीं करवाएगा। वहां का जो फेडरल कानून होगा, तो वहां का नेशनल लॉ होगा, वो वहां फॉलो कराता है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट वो बड़ा होता है, वो बड़ी बॉडी है, वो वहां की सुप्रीम कोर्ट जैसी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, फेडरल कोर्ट ऑफ यूएस, वो सब करवाते हैं। पर जो स्टेट के कानून होंगे वो स्टेट के ही कोर्ट फॉलो करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं करवा सकता। हमारे यहां वो इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों करवा सकते हैं। नाउ ऑर्डिनरी सर्विसेज, वैसे तो आप देखोगे कि फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सेपरेट पब्लिक सर्विसेज, होता ही है, यूएस में है ही। या तो आप उस टेक्सास के, फ्लोरिडा के या किसी न्यू मैक्सिको के उस स्टेट के आप सर्विस में काम करते हो, या फिर आप सेंटर के सर्विस में काम करोगे, एफबीआई एजेंट, सीबीआई एजेंट जो होते हैं, सीआईए, सॉरी वहां तो सीबीआई नहीं होती, सीबीआई हमारे होती है। तो इंडिया में क्या है कि सेंटर की अपनी सर्विसेज होती हैं, आपको पता ही है, और स्टेट की अपनी सर्विसेज होती हैं, जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या आरएएस या केएएस। तो पर इसके बाद भी हमारे यहां कुछ ऐसी सर्विस हैं, जैसे ऑर्डिनरी सर्विस, आपको पता ही है 3 सर्विस होती हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये क्या है? ये सर्विस हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। आप जिस सर्विस का सपना देखते हो, इस सर्विस का एग्जाम लेता है सेंटर। इस सर्विस का अपॉइंटमेंट जब आप सिलेक्शन क्लियर करते हो तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आपको ट्रेन करवाता है इन एकेडमीज, दैट इज एट मसूरी, हैदराबाद या दिल्ली, ठीक है। तो इनके बाद देहरादून वगैरह, तो इनके बाद क्या होगा कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, आप जब पहली अपनी पोस्टिंग पे पहुंचोगे तो आप जाओगे स्टेट्स में। आपका जो इन सर्विस के आप मेंबर जब बनोगे तो आपको रिक्रूट किया, ट्रेन किया सेंटर ने, पर स्टेट्स आपसे बोलेंगे पहले हमारे यहाँ काम करो कुछ दिन, हमारे स्टेट लॉज को समझो, हमारे यहाँ कानून समझो। फिर सेंटर आपको बोलेगा अब तुम ट्रेन हो गए हो, तुम प्रमोट हो गए हो, तुम अधिकारी बन गए, जिलाधिकारी बन गए, अब तुम संभाल सकते हो बड़ी चीजें, आओ ऊपर आओ, चलो। कुल मिला के बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट्स छोड़ना नहीं चाहते हैं अच्छे ऑफिसर्स को। कई बार स्टेट्स और सेंटर के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इतना अच्छा ऑफिसर है, इतना अच्छा काम करके जा रहा है, इसको मत लो यार, इसको हमारे स्टेट में छोड़ दो। सेंटर कहेगा मेरा एम्प्लॉई है, मैंने रिक्रूट किया है, तुम्हें खाली दिया था 4 साल 10 साल के लिए, अब लाओ मुझे मेरा अधिकारी वापस, मुझे अधिकारी चाहिए ऊपर अपर सचिव पे, यहाँ पे ये बिल्कुल ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाऊंगा मैं इसको। तो ऐसे कई बार अधिकारियों को रिलीव करने के लिए स्टेट मशीनरियां अलाउ नहीं करती हैं। स्टेट की जो बॉडी होती है, जो छोटे ये यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, यहां से कई बार अधिकारियों को यहां से रिलीविंग नहीं मिल पाती है। कहते हैं सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप स्टेट में ही रहो, आप मत जाओ ऊपर सेंटर पे, आप ग्राउंड लेवल पे काम जानते हो, बड़ा आपको एक्सपीरियंस है, ये है, तो आप क्या करोगे, सेंटर में जाके आपको दिल्ली में बैठना पड़ेगा, नहीं आप स्टेट में रहो, अच्छे से काम करो यहाँ पे।
पर सेंटर कहेगा भाई मैंने, मेरा आदमी है, मैंने बनाया उसे, मैं लेके आया हूं उसे, मैंने ढूंढा उसे। वो स्टेट कहेगा नहीं नहीं, हमें हमें ऐसा चाहिए था, हमें और चाहिए ऐसे, हमें और दे दो। तो उनको बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे अगली बार वैकेंसी बता देना, जब वैकेंसी आएगी अगले तुम्हारे भाई जब अगला एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, तब तुम्हें दे देंगे और ऐसे आदमी, पर अभी तो हमें दे दो ये। खूब लड़ाइयां होती है अच्छे ऑफिसर्स के ऊपर सेंटर में, स्टेट्स में। नाउ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। ऑडिट मशीनरी माने जो फाइनेंस की बुक्स उठाती है, लाओ दिखाओ किसने कितना खर्चा किया है, कौन कहाँ का पैसा कमा के लाया और कहाँ कहाँ उड़ा दिया, देखे जरा तुम्हारी तुम्हारी सारी किताबें, तुम्हारे सारे अकाउंट्स, तुम्हारी सारी बुक्स। तो जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, सीएजी साहब, ये अकाउंट का ऑडिट करते हैं, सेंटर का भी और स्टेट्स का भी। अब इनका सीएजी साहब का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट होगा सेंटर के तहत, सेंटर ही करता है उनको, दिल्ली में यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं उनका अपॉइंटमेंट, और उनका रिमूवल होगा वो भी सेंटर ही करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज बाय द प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। भाड़ में जाओ, हम लेके आए हैं सीएजी, इतना बड़ा तगड़ा ऑफिसर, और ये पूरा ऑडिट कर देगा तुम्हारी सारी किताबें, तुम्हारे सारे खर्चे, सारे डिपार्टमेंट के, सारी मिनिस्ट्रियों के, जितने तुमने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हैं, देखे जरा कहाँ कहाँ से लेके आए हो। तो स्टेट्स के पास अमेरिकन सीएजी में क्या होता है, जो अमेरिकन जो जो ये होता है कंप्ट्रोलर जनरल होता है, दे हैव नो रोल विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स। वहां स्टेट्स का अपना अपना ऑडिट कोई और करेगा, वहां सेंटर का जो कंप्ट्रोलर जनरल होगा, जो ये वाले जो लेखा अधिकारी हैं सबसे बड़े, ये लेखा अधिकारी स्टेट्स में नहीं जा सकते। वहां स्टेट्स में नहीं जाते, क्यों जाएंगे जब वहां अलाउ ही नहीं है। तो वहां स्टेट्स अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है, अपना स्ट्रक्चर है उनके पास, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। आपको पता ही है कि स्टेट के पास भले ही अपने अपने अधिकार हैं स्टेट लिस्ट में, पर अगर राज्यसभा एक ऐसा काम कर दे, इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे अपने यहां बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द नेशनल इंटरेस्ट, के हाँ साहब ये देश हित की बात है, स्टेट लिस्ट में भले ही ये कानून आता है, जैसे फिशरीज, तो फिशरीज के ऊपर अगर राज्यसभा एक 2/3 मेजोरिटी से कानून पास कर दे कि हाँ साहब देश हित में चाहिए कि मछलियों का हम कैसे एनिमल हस्बेंड्री करें, फिशरीज करें, कैसे इनको पालन करें, तो सेंटर्स पे कानून बनाए हम चाहते हैं, तो राज्यसभा इस पे एक 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करेगी और पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर दैट स्टेट लिस्ट। हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो स्टेट के पास अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल बचा ही नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, नहीं रहा। और कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, क्योंकि रेजोल्यूशन ने ही, क्योंकि राज्यसभा ने ही रेजोल्यूशन ही पारित किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो सेंटर का एजेंट होता है, हर स्टेट का एक मुखिया होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, गवर्नर होता है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये गवर्नर साहब हैं और ये राष्ट्रपति जी हैं। तो राष्ट्रपति जी यानी कि सरकार सेंटर की, ये अपॉइंट करती है हर स्टेट का एक मुखिया, जो कि ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सेंटर का ही एजेंट है। अब ये जो मुखिया होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां पे ये मुखिया का चुनाव होता है, वहां पे हर गवर्नर का इलेक्शन होता है। हर गवर्नर वहां बहुत बड़ी एक हैसियत है, उस स्टेट का सबसे बड़ा मुखिया है। जैसे वहां पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, ऐसे ही वहां पे गवर्नर का भी इलेक्शन होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड हेड इन द स्टेट। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, राज्यों का, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इन सब का गवर्नर एक चुना हुआ मेंबर नहीं होता है, लोगों ने नहीं चुना है, वो सरकार ने लाके बिठा के रखा हुआ है। और सीएम साहब जो होंगे, विधानसभा के जो लोग होंगे, उनसे बात करेंगे कि हाँ साहब कानून लेके आएंगे, लो उसको साइन करो उस पर। अब ये गवर्नर साहब बहुत चीजें कर सकते हैं, बहुत चीजें नहीं कर सकते हैं, वो आगे अभी देखनी है, तो वो भी टफ होगा। नाउ कम्स इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। आसान है, समझ में आ गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ, ये इंटीग्रेटेड है। यही सेंटर के लिए भी इलेक्शन करवाता है, यही स्टेट्स के लिए करवाता है, ये लोअर कोई ऐसे कोई बाइपोल्स करवाता है, तो वो सारे काम कराता है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन ओनली नॉट इन टू सेंटर बट टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स आल्सो। बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाते हैं। सीईसी का चुनाव राष्ट्रपति, ये भाई राष्ट्रपति उसका अपॉइंटमेंट देते हैं कि हमारे सीईसी कौन होंगे। आपको पता है अभी के सीईसी कौन है? बताइएगा नाम उनका, ठीक है। तो जो सीईसी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, अब उनके साथ दो तीन और ईसी होने चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें। तो बॉडी जो बनाई जा रही है वो बनाएंगे राष्ट्रपति जी, मतलब केंद्र सरकार। एंड द स्टेट्स हैव नो से इन दिस मैटर। नहीं हो सकता, हमने बनाई है, ये पूरे देश के लिए बॉडी है। और यूएस में क्या है, यूएस हैव सेपरेट मशीनरीज फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एट द फेडरल एंड द स्टेट लेवल्स।
आसान बात है कि वहां पे हर स्टेट का अपना इलेक्शन का तरीका है, हर स्टेट का वहां पे अपना इलेक्शन का टाइमिंग है, हर स्टेट का वहां पे अपना पूरा फंडा है कि कौन यहाँ बनेगा कौन यहाँ हटेगा। तो वहां का जो इलेक्शन होगा, वहां इलेक्शन कराने वाली जो बॉडी होगी वो फेडरल की स्टेट लेवल की अलग अलग है। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ये वही गवर्नर साहब का जो हरकत है एक। तो गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कई बार ऐसा होता है राज्यों की विधानसभाएं कोई ऐसा एक्ट लेके आती हैं जो गवर्नर साहब कहते हैं मालिक तुम कर तो रहे हो पर ये शायद सेंटर को पसंद नहीं आएगा। तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, इसको गवर्नर साहब बोलेंगे कि हम भेज रहे हैं इसको सेंटर के पास, दिल्ली के पास। अब दिल्ली की सरकार देखेगी, बोलेगी सेंटर, ये बोले गवर्नर साहब से ये कौन लेके आया है, तो बोलेंगे सरकार लेके आई है उस राज्य की, यूपी की सरकार या बिहार की सरकार जो भी है। तो ये बोलेंगे गवर्नर साहब से कि तुम कुछ मत बोलना उनसे, हम पकड़े हैं इस बिल को, हम बैठे हुए हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने, मतलब स्टेट की विधानसभा ने कानून बनाया, पर उस कानून के ऊपर राष्ट्रपति जी या सेंटर उस कानून के ऊपर बैठ गया है। अभी उसको एक्ट नहीं बनने दिया है, अभी उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुआ है गवर्नर साहब के, अभी उसके पूरा अभी वो बिल ही है, अभी वो पारित, अभी वो 2 हाउस से पारित हो गया होगा, विधानसभा विधान परिषद से, पर वो अभी एक्ट नहीं बना हुआ है। प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो ओवर स्टेट बिल्स, बस ये हो सकता है, एंड नॉट सस्पेंसिव वीटो, ये अलग होता है, मैं आगे बताऊंगा इसको। तो एब्सोल्यूट वीटो है उनके पास, वो उस बिल पे बैठ सकते हैं, उस बिल के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, बैठ गए नहीं बता रहे। नाउ यूएस ऑस्ट्रेलिया में देखो, स्टेट्स आर ऑटोनॉमस विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, जो उनकी अपनी फील्ड है, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी सच रिजर्वेशन। अगर स्टेट का मन है वो काम करने का, तब गवर्नर ये नहीं कह सकते कि मैं जा रहा हूं सेंटर के पास। इतने सारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए। अब इवैल्यूएशन देखते हैं इसका, फेडरल सिस्टम का ये क्या हुआ है, कि फेडरल सिस्टम होता है नहीं भी है, ऊपर नीचे है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें दे दी हमको, वही बातें हमको एज इट इज हमको एग्जाम में, मेंस में, सब्जेक्टिव आंसर में लिखनी है। कैसी? केसी वेरे साहब ने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है, ये इन्हीं का ही दिया हुआ वर्ड है। सूडो मतलब नॉट प्रॉपर, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, ये है नॉट कंप्लीट। अब आप इनका नाम देखो, के संतनम जी, इनके बारे में पता ही कौन है, मुझे बताना जरा आपको पता हो तो। देयर आर 2 फैक्टर्स इंक्रीजिंग द यूनिटरी बायस, कि भाई तुम फेडरल सिस्टम बोलते बोलते तुम थक गए, पर तुम फेडरल नहीं हो। हमको दिख रहा है कि यूनिटरी बायस हमको यहां पे दिख रहा है, एक तरफा झुकाव है टुवर्ड्स द सेंट्रल, टुवर्ड्स द वन नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्यों है? वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डोमिनेंस ऑफ सेंटर है इन द फाइनेंशियल स्फीयर। यहां पे हम देख रहे हैं कि जब पैसे की लेन देन की बात आती है तो सेंटर की चलती है, और जहां पैसे की बात आती है उसी की चलती है। हम जानते हैं, देखते हैं आजकल जमाने में हर जगह कि जो घर में पैसा लेके आता है, जो कमा के लेके आता है घर में, उसकी सुनी जाती है। चाहे वो पापा हो, चाहे वो बड़ा भैया हो, चाहे वो मम्मी हो, जो घर में कमा के लेके आ रहा है, जो पैसा जिसके हाथ में है, उसकी सुनी जाएगी। तो जो डिपेंडेंस है स्टेट्स की सेंटर पे बहुत ज्यादा है। सेंटर से ग्रांट मांगते हैं, पैसे दे दो, चंदा दे दो, एड दे दो, लोन दे दो, कुछ भी दो तो सही, पैसा दो हमको, हम काम छोटे हैं बड़े भैया, तुम जानो यार, तुम लाओ पैसा हमको। दूसरी क्या चीज है? एमरजेंस ऑफ पावरफुल एर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। आपको याद होगा जब आजाद हुए थे तब एक बना था प्लानिंग कमीशन, जो क्या करते थे, 5 ईयर प्लान लेके आए हैं। फिर अगला प्लानिंग कमीशन आया, उसने 5 ईयर प्लान दिया, तो महालनोबिस कमिटी। तो ये सारे इन कमीशंस ने, अब इस कमीशन का नाम तो बदल के एक नया नाम हो गया है, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको नाम पता होना चाहिए, डैश डैश आयोग। ये पता है ना, ये पता होना चाहिए आपको ये क्या है। तो प्लानिंग कमीशन ने शुरू में जो डायरेक्शन दिया था कि हम कैसे विकास करेंगे, हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसी होगी, तो उस प्लानिंग कमीशन की हमने सुनी, उसको हमने फॉलो भी किया, उसको हमने उसकी बात मानी कि भाई ये बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, बड़े इनके एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, इन लोगों की सुन लो, ये लोग जानते हैं। तो हमें तभी से दिखने लग गया कि हमारी टेंडेंसी हो गई है सेंट्रलाइजेशन की। सेंटर को स्ट्रांग करो, सेंटर को भारी करो, सेंटर समझता है, समझदार है। और आगे भाई देखो क्रिटिक्स और भी हैं, पॉल एप्पल भी क्या बोल रहे हैं कि इंडियन सिस्टम जो है ये एक्सट्रीमली फेडरल है, आप ऐसे मत सोचो कि ये यूनिटरी है। हर तरह की बातें होंगी। उस जो ये क्रिटिक्स थे पहले वाले, ये वाले क्रिटिक्स, ये दोनों, इनका भी क्रिटिसिज्म है, यही क्रिटिसिज्म यही है। ये बोल रहा है एप्पल भी कि भाई नहीं है यूनिटरी, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ हम
फेडरल सिस्टम हम देख रहे हैं ना, ड्यूअल पॉलिटी है हमारे यहाँ, हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सब कुछ है। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। भले ही तुम्हारा दिख रहा है कि फेडरल पूरा नहीं है, पर बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, अभी भी है। मतलब थोड़ा सा इसमें बस झुकाव है, पर लेकिन फेडरलिज्म है। इवॉल्व जेनिंग्स का क्या कहना है, इन्होंने तो बुक लिखी है हमारे संविधान के ऊपर ही, तो इन्होंने कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज मेनली फेडरल विद यूनिक सेफगार्ड्स फॉर एनफोर्सिंग द नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। कुछ ऐसे सेफगार्ड हमने रखे हुए हैं ताकि हमारा संविधान का, ताकि हमारे देश का यूनिटी इंटेग्रिटी बची रह सके, और हमारे यहाँ देश का स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी सलामत रहे। नाउ अलेक्जेंड्रोविच ने बोला कि साहब आपका जो इंडिया है ये यूनिक केस है, ये बहुत ही टिपिकल केस है, ये यूनिक इन कैरेक्टर है, इसको हम बोलते हैं केस सुई जेनेरिस। मतलब अपने ये भी नॉन इंग्लिश ओरिजिन वर्ड है, ठीक है, नॉन इंग्लिश ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सुई जेनेरिस मीनिंग यूनिक इन कैरेक्टर, अपने आप से पहली बार इकलौता बना हुआ कैरेक्टर है ये फेडरलिज्म है। यहाँ पे यूनिटरी बायस भी है, यहाँ पे क्वासी फेडरल नेचर है, बार्गेनिंग फेडरल है। कोई जो बोल रहा है कि यूनिटरी है, हम नहीं मानेंगे उसकी बात, क्योंकि यूनिटरी सरकार तो हो ही नहीं सकती ना हमारे यहाँ जो है वो फेडरलिज्म का एक फीचर है। जैसे ग्रैनुअल ऑस्टिन ने बोला था नया वर्ड कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इन्होंने नया ही वर्ड निकाल के दे दिया जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्होंने कहा कि हमारा फेडरेशन इज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडियाज पेक्यूलर नीड्स। हमारी स्पेशल नीड है, हमारा यूनिक कैरेक्टर है, हमारा फीचर है, उसको पूरा करने के लिए जो हमारा एक नया फेडरेशन है उसका नाम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पे दोनों सेंटर स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं। ये क्या होता है? It is a concept which reflects the relationship between center and states, where they both come together and resolve the common problems with each other's cooperation. ये गलत है, हाँ ठीक है। तो क्या है कि दोनों सेंटर भी स्टेट भी आपस में साथ आ रहे हैं, सब मिलके बैठ के बात कर रहे हैं और अपने सारे कॉमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं ईच अदर्स कोऑपरेशन के साथ, कोऑपरेट करके। ये है, तो ये बहुत सही सटीक बात है, बहुत ही परफेक्ट बात है। नाउ कम्स अंबेडकर जी का जो जवाब इन्होंने दिया था, क्योंकि ऐसा हो रहा था संविधान सभा में, कई बार इनसे पूछा जा रहा था कि आपने तो एकदम पूरा झुका दिया, एकदम पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है, पूरा एकदम लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को तो आपने लोकल मुंसिफ भाई ऐसा म्यूनसिपैलिटी जैसा बना दिया है। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है, यूनियन भी स्टेट्स भी ये संविधान नहीं बनाए हैं, और दोनों के दोनों अपनी पावर संविधान से ही डिराइव करते हैं, अपनी अपनी अथॉरिटी। हाँ, संविधान अवॉइड कर रहा है ऐसी चीजें, ऐसे जो टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म एंड कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांस। ये क्या हुआ है? ये लॉ की लैंग्वेज है। देखो, भले ही संविधान से ही दोनों की पावर आ रही है, ठीक बात है, संविधान से ही स्टेट की पावर आ रही है, संविधान से ही भाई सेंटर की पावर आ रही है, पर तब भी संविधान हमारा इतने ज्यादा मतलब टाइट उसमें एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है कि कभी इसको कुछ छेड़ना ना पड़े। तो भाई एकदम नहीं छेड़ सकते हैं, नहीं, इसको छेड़ सकते हैं। अगर इसका फेडरल फॉर्म कभी ज्यादा देना होगा दे देंगे, कभी इसका यूनिटरी फॉर्म ज्यादा देना होगा दे देंगे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, ऐसा समय आएगा, ऐसे सिचुएशन आएगी। तो अब कई सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब किए कि सर आपने तो जो लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को तो आपने एकदम ही ऐसा छोड़ दिया है कि वो तो कुछ है ही नहीं, तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं बची है। तो इन्होंने कहा देखो, जो ऐसी बात कर रहा है या तो संविधान उसने नहीं पढ़ा है, या संविधान पढ़ के भी वो अजनबी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है फेडरलिज्म का, वो होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसका पार्टीशन होना चाहिए, पार्टीशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, नॉट बाय एनी लॉ बट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ। कि फेडरलिज्म का एक मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कानून बनाने की, कानून का पालन करवाने की, ये अथॉरिटी का डिवीजन होना चाहिए, कोई किसी कानून के तहत नहीं, सेंटर वाले कानून के तहत, बट बाय द संविधान इटसेल्फ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दैट मीन्स कि स्टेट्स आर इन नो वे डिपेंडेंट अपॉन सेंटर फॉर द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि संविधान ने उनको पावर दी हुई है स्टेट्स को अपने ऊपर कानून बनाने के लिए, अपने आप से बनाने के लिए। स्टेट्स एंड सेंटर आर को इक्वल इन दिस मैटर। स्टेट्स और सेंटर दोनों के दोनों बराबर हैं। सेंटर भी कानून बनाता रहता है अपने आप,
स्टेट्स बनाते रहते हैं अपने आप, पर जब दोनों में से कोई छेड़छाड़ होगी तो स्टेट की सुनी जाएगी। तो यानी कि कानून तो बनाया जा रहा है ना, सेंटर बना रहा है, स्टेट भी बना रहा है, दिक्कत कहां है? दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ सच अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड सेंट्रलिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलिज्म वाला नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म वाला है। भले ही इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फीचर दे दिए हैं यूनियन को, पर हमारे यहाँ फेडरलिज्म का फीचर नहीं छोड़ा है हमने जाने नहीं दिया है। नाउ इट इज देयरफॉर रॉन्ग टू से दैट स्टेट्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर द सेंटर। नहीं है, स्टेट्स अंडर नहीं है उसके। सेंटर कैन नॉट बाय इट्स ओन विल ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ दिस पार्टीशन, नॉर कैन द जुडिशरी। ना ही सेंटर इसकी बाउंड्री को तोड़ सकता है, ना ही स्टेट तोड़ सकते हैं। किसकी बाउंड्री को? इस फेडरलिज्म की बाउंड्री को। किसी स्टेट की बाउंड्री की बात नहीं हो रही है। फेडरलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो संविधान से आई है, ना कि किसी सेंटर के किसी कानून से। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई ना? जुडिशरी कर सकती है ये काम, ना सेंटर कर सकता है। अब जुडिशरी की बात आते ही, ये वो केस है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। तो एक बार क्या हो रहा था कि गवर्नर के डिसीजन के खिलाफ एक भाई राष्ट्रपति का रूल लगना था, सब कुछ होना था, तो बोम्मई साहब गए थे कोर्ट। ये बोम्मई देखिए भाई, बोम्मई वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर्स डिसीजन टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट्स रूल, क्योंकि गवर्नर साहब ने कह दिया था राष्ट्रपति का शासन लगेगा देश में, इस भाई अभी अपने स्टेट में आउट। तो बोम्मई साहब गए सुप्रीम कोर्ट। पहले तो ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो, आप जाओ यहां से, हटो। तो हाई कोर्ट ने तो इनकी बात नहीं सुनी, विच डिसमिस्ड हिज भाई ये इनकी रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया कि नहीं सुनेंगे आपकी बात। फिर देन ही मूव द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ लाओ सुनते, पूरी बात सुनते हैं आपकी। तो बोम्मई साहब ने आर्गुमेंट दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी विल हियर यू एंड वी आर सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड कैरेक्टराइज फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक फीचर। ये 1994 का केस है। तो मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर पहले आ चुका है। कौन से ईयर में आया था? 20 साल पहले आया था। तो क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर तब तक इवॉल्व होना शुरू हो चुका था। 20 साल में कई बार ऐसा हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में यूज किया है इस फीचर को, इस चीज को। तो इन्होंने बोला कि देखो फेडरलिज्म एक बहुत ही बेसिक फीचर है और इसको आप ऐसे तोड़ो जोड़ो मत। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशन भी दी। इन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान में ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड अपॉन द सेंटर एंड इट डज नॉट मीन दैट द स्टेट्स आर मियर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर, कि हम कोई सैटेलाइट नहीं है। ये जो स्टेट्स हैं, भले ही हमारे संविधान ने ज्यादा पावर दी है सेंटर को, और इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स जो हैं वो छोटे से कोई छोटे सैटेलाइट बने फिर रहे हैं, आप आपस में पीछे पीछे घूम रहे हैं। नहीं, हम स्टेट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी इज्जत, उनकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट जरूरी है। द स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, इनका अपना अस्तित्व है, इनका अपना पूरा का पूरा वर्चस्व है और इनका संवैधानिक वर्चस्व है। ये संवैधानिक इनका अस्तित्व है यहाँ पे। दे आर नॉट सैटेलाइट्स और एजेंट्स ऑफ द सेंटर। वो सेंटर के और सेंटर के दूसरे आर्म नहीं है। वो एक अपने आप में रीजन है, अपने आप में प्रॉपर प्रांत है, प्रॉपर उनका अपना एग्जिस्टेंस है। विद इन द स्फीयर अलॉटेड टू देम द स्टेट्स आर सुप्रीम। जब भी उनका जितना, मान लो ये सारा यूनियन है, इसमें ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, तो इनके अपने अपने स्फीयर में ये तो सुप्रीम है। यहां तो इनकी चलनी ही चाहिए, भले ही आप बाहर में चलवाने दो, भले यहां में चलवाने दो, यहां में चलवाने दो, पर उनके अपने जिनका उतना बड़ी जुरिस्डिक्शन है वहां वो चलते ही रहेंगे, वहां से वो नहीं हिलने वाले। नेक्स्ट कम्स कि इमरजेंसी जो हुआ है, जो आप लगाने जा रहे हो, राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हो, ये पहली बात तो फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। इमरजेंसी इज नॉट डिस्ट्रक्टिव टू फेडरलिज्म, क्योंकि इमरजेंसी कोई बहुत रोज का कानून नहीं है, कभी बहुत हालात में लगानी पड़ेगी। द फैक्ट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड इन सर्टेन अदर इवेंचुअलिटीज, किसी और हालात में देयर पावर्स आर ओवररिडन or invaded by the center is not destructive of the essential federal feature of the constitution. They are exceptions and exceptions are not a rule. मतलब क्या हुआ कि जब भी आप सेंटर जब ओवरराइड करता है कोई पावर को, किसी स्टेट की पावर को इन्वेड कर लेता है कोई ऐसी हालात की वजह से, तो वो फेडरलिज्म का भाई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। और ये जो इमरजेंसी लगा के जो इन्वेजन हुआ है स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रूल नहीं है कि रोज ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम आज बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट मैटर ऑफ प्रिंसिपल। क्या हुआ ये?
ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है संविधान के अंदर, ये फेडरलिज्म कोई प्रशासनिक सहूलियत का मैटर नहीं है। ये प्रशासनिक सहूलियत की वजह से नहीं आया है, ये आया है एक प्रिंसिपल के मैटर की वजह से। क्या है वो प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है द आउटकम ऑफ आवर ओन प्रोसेस एंड रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। ये है कि ये नहीं प्रशासनिक सहूलियत के लिए हमने बोल दिया फेडरलिज्म होना चाहिए, नहीं। हमारा फेडरलिज्म जो है वो एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है हमारा? हमारा फंडा क्या है, सिद्धांत क्या है कि हमारा जो आउटकम ऑफ आवर ओन प्रोसेस, हमारी अपनी प्रोसेस, हमारी जो अपने अपनी प्रक्रियाएं हैं, उसका आउटकम है एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को घर, गाड़ी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, सब जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाए। सेंटर भी कराएगा, स्टेट भी कराएगा। इसलिए फेडरलिज्म है हमारे यहाँ। इसलिए नहीं है कि प्रशासनिक सहूलियत होनी चाहिए, बस सेंटर को अपना आराम से काम हो जाए, स्टेट का अपना आराम से काम हो जाए, ये चीज नहीं है। फेडरलिज्म जो इंडिया में है रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फॉलोइंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन। दो आई एम सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। सो फेडरलिज्म जो इंडिया में है, दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉम्प्रोमाइज आपको दिखा देगा। क्या क्या दिखाएगा? कि नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर विच स्टेट्स एंजॉय ऑटोनॉमी विद इन देयर ओन स्फीयर। आपस में स्टेट्स आपस में भाई लड़ी मरे, ऐसा नहीं होने देगा भाई। हमारा जो फेडरलिज्म है, नीड फॉर नेशनल इंटेग्रिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ये दिखाता है हमारा फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये कॉम्प्रोमाइज है। नाउ कम्स ऐसे कुछ ट्रेंड जो हाल में हम देख रहे हैं इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो रिफ्लेक्ट करते हैं फेडरल स्पिरिट हमारी। जैसे क्या क्या? ये आजकल के कुछ पिछले सालों के इवेंट्स हैं, तो आपको पता भी होंगे, कई सारे नहीं है पता तो बताते चलना। जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट, हमारे आपको पता ही है, हमारे स्टेट्स में लड़ाइयां खूब हुई हैं आपस में। ये देखो महाराष्ट्र बेलगावी, देखो महाराष्ट्र कर्नाटक का बेलगावी के ऊपर, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। ये जो एरिया है यहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग हैं जो कर्नाटका में हैं। पहले ये मैसूर स्टेट में हुआ करता था। फिर बेलगावी की जो जो ये जो म्यूनिसिपैलिटी थी, उसने कहा कि हम जाएंगे मैसूर स्टेट में, हम जाएंगे कर्नाटका में, चले गए। अब वहां के जो लोग हैं वो हल्ला करते हैं। कई बार क्या हुआ, कर्नाटका के सीएम ने क्या बोला कि जो बेलगावी में जो कन्नड़ स्पीकिंग स्कूल हैं, हम उसमें दे रहे हैं अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप। फिर उधर मराठियों के जो सीएम हैं, उन्होंने बोला कि हमारे कुछ ऐसे एरिया हैं, हम इन एरियाज में जाके हम जो मराठी स्पीकिंग स्कूल है उनमें जाके और देंगे स्कॉलरशिप। लड़ाई हो रही है आपस में। तो स्टेट का फेडरलिज्म दिख रहा है हमारे यहाँ। यहाँ देखो यूनिटरी नहीं है, फेडरलिज्म नेचर तो है। हमारे यहाँ स्टेट्स के ऊपर लड़ाइयाँ, हमारे स्टेट्स में लड़ाइयाँ खूब हुई हैं ओवर रिवर वाटर, पता ही है आपको। कर्नाटका, तमिलनाडु, कावेरी के ऊपर लड़ मरे दोनों स्टेट, अभी भी लड़ी रहे हैं। मतलब बेंगलोर कह रहा है साहब मुझे पानी चाहिए, तमिलनाडु कह रहा है नदी हमारे यहाँ बह के आ रही है, हमें पानी छोड़ दो, हमें तो दे दो, हमारे यहाँ खेती बाड़ी है, चावल है, हमारे धान है, कैसे करेंगे हम। तो कावेरी के ऊपर लड़ाई हो रखी है, कई सालों से चल रही है। इसके ऊपर रिवर वाटर कमीशन बन चुके हैं कि कितना पानी छोड़ना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए। अब emergence of regional parties and their coming to power in states like आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना। आपको पता है इन तीनों के नाम? ये तीनों आए ही इस वजह से क्योंकि लोगों ने अपना प्रांतवाद फैला लिया, लोगों ने अपना रीजनलिज्म फैला लिया। इन्होंने बोलना शुरू किया कि हमारे स्टेट का, हमारे अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, हम लोगों का अपना एक पार्टी होनी चाहिए, अपने लोग रूल करने चाहिए ऊपर। तो इसलिए ये लोग आने शुरू हो गए, हमको दिखे हैं यहाँ पे। और क्या क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस। आपको पता है ये एरिया हमारा, तो इस स्टेट में से, ये बड़ा स्टेट था पहले हमारा बिहार, बिहार में से कट के निकल गया झारखंड। इधर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमारा मिजोरम भी आ गया था ऐसे ही। मिजोरम ने बोला मुझे नहीं रहना असम के साथ, असम आपका बहुत बड़ा है, असम से अलग मैं मिजोरम हूं और मेरे लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, हम इसको नहीं हटने देंगे, हमको अपना पूरा स्टेटहुड चाहिए। दे दिया, ले लो। डिमांड ऑफ द स्टेट्स फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू मीट देयर डेवलपमेंटल नीड्स। सेंटर रोज कहते रहते हैं, सॉरी स्टेट रोज कहते रहते हैं साहब पैसा दे दो यार, तुमको जीएसटी का दे रखा है, तुम जीएसटी वापस दे दो ना, हमारा हिस्सा हमारा, तुम देते ही नहीं हो, कब दोगे, चाहिए हमें पैसा चाहिए। तो असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय द स्टेट्स एंड द रेजिस्टेंस टू द इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर। कि कई बार स्टेट्स कहते हैं साहब मेरा अधिकार है, मुझे काम करने दो, मेरी पावर है ये, मत क्यों आ रहे हो उसके बीच में, आप लोग जाओ यहां से। तो और सेंटर बोलता है कि नो हम बड़े हैं, हम करेंगे। क्या होता है बहुत बार जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, जो बाउंड्री स्टेट्स होते हैं, वहां पे स्टेट्स कुछ कुछ करना चाहते हैं लेकिन सेंटर कहता है नो, ऐसे नहीं होगा,
जैसे पंजाब हुआ, जैसे राजस्थान हुआ, तो जो बीएसएफ होती है वहां पे काफी एक्टिव होती है। बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक जो पंजाब का जो लैंड है वहां पे बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है, घूमती है, रेड भी करती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से देखना पड़ता है कि अभी कोई अपराधी घुस के तो नहीं बैठा हुआ है, कोई नया कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया है, या किसी खबर मिली है तो चले गए छापा मार दिया, करना पड़ता है। अब पंजाब कहता है मैं हूं, मेरा स्टेट है, मुझे करने दो, तो सेंटर कहता है नो। बॉर्डर देखो उधर, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां से लोग आते हैं, आतंकवादी आते हैं, अपराधी आते हैं, तो कौन तुम्हारी पुलिस संभाल लेती तो अब तक कुछ होता ही नहीं। पर पुलिस से नहीं हो पाएगा, इसीलिए बीएसएफ आ रही है। नेक्स्ट कम्स सुप्रीम कोर्ट्स इंपोजिशन ऑफ सेवरल प्रोसीजरल लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ आर्टिकल 356। कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला हुआ है कि जब भी आप 356 में जब भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, इतना सारा ये भाई राज्य में, और स्टेट की सारी पावर छीन रहे हो, तो आप कितनी प्रॉब्लम मचा रहे हो लोगों को। आप उस स्टेट की सारा अधिकार आपने उससे छीन के रख लिया। मतलब बोमई केस में ये तो बोला गया था, एक 9 मेंबर बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट की जिसने बताया 356 का स्कोप कितना है, एंड it allows the imposition of president's rule in the states with stringent conditions। कंडीशन होनी चाहिए प्रॉपर, टफ कंडीशंस हैं। आसान कंडीशन होंगी तो रोज रोज राष्ट्रपति शासन लग जाएगा कहीं भी, ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना है। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे, उसमें हम और फीचर देखेंगे हमारे पॉलिटी के। यहां पे हमारा फेडरल स्कीम हमारा खत्म होता है। चैप्टर का आपको लिंक, आपके नोट्स आप ले लीजिएगा, ऐप पे भी हैं, वेब वर्जन पे भी हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।